गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं मृदा के बारे में। भारत में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और किस प्रकार के उन पे फसलें उगाई जाती हैं और किन क्षेत्र विशेष से संदर्भित हैं वो मृदाएं, इनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जब बात आती है मृदा की, तो मृदा है क्या? सबसे पहला शब्द यही आता है, मृदा है क्या। जो मृदा शब्द नाम दिया गया है ये कहाँ से आता है? ठीक है, तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहा जाता है कि लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है सोलम। सोलम से मृदा की उत्पत्ति हुई है और सोलम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फर्श। ठीक है, तो सोलम शब्द से मृदा की उत्पत्ति हुई है। और भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो 6 से 7 प्रकार की मृदाएं देखी जाती हैं, जिनमें यदि आप लाल और पीली मृदा को एक साथ ले लेते हैं तो वो आपका वर्गीकरण हो जाता है। अलग अलग कर लेते हैं तो भी आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि जो मृदा है, मृदा का जो विज्ञान है जिसमें हम मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है पेडोलॉजी। ठीक है, तो पेडोलॉजी ये आपका है जिसमें हम मृदा का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक रूप से जिसमें हम मृदा का अध्ययन करते हैं उसको आप बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा कैसे बनती है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो आपका भौतिक भूगोल का विषय हो जाता है। लेकिन हमें कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे अपक्षय तथा अपर्दन होता है, आप जानते हैं प्रत्येक भूभाग में। तो अपक्षय और अपर्दन जब होता है किनका? महोदय चट्टानों का। ठीक है, जब चट्टानों पर अपक्षय और अपर्दन होता है तो चट्टानें क्या हैं कि छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं। और जो छोटे छोटे भागों में चट्टानें टूटती हैं तो मृदा, जब आप कहते हैं मृदा निर्माण के क्रम में, तो जब चट्टानें छोटे छोटे भागों में टूटती हैं तो उसमें बहुत सारे प्रक्रम कार्य करते हैं और उन प्रक्रमों के दबाव के परिणाम स्वरूप ये जो चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर वहाँ से जो मृदा आप कहते हैं, मृदा का जन्म होता है, मृदा बनती है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, मृदा में आप सुनते होंगे ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमिडिटी सुनते होंगे सब, तो ह्यूमस की मात्रा भी आती है, मृदा में रहती है। तो बात आता है कि यदि चट्टानों से मृदा का निर्माण हुआ है तो ह्यूमस इसमें कहां से आता है? कहां से आता है ह्यूमस? जैसे कि आप पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, ठीक है, इस तरह की जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों के साथ साथ जो जीव जंतुओं के वेस्ट होते हैं उनके माध्यम से मृदा में ह्यूमस की मात्रा प्राप्त होती है, मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। अब बात आता है जो आपके भारत के भूगोल के संदर्भ में जो आपको देखना है कि मृदा के संदर्भ में यदि हम देखें तो भारत में मृदाएं कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार की मृदाएं हम देखते हैं भारत के संदर्भ में। सबसे पहले आप देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बाद दूसरी मृदा कौन सी है? जलोढ़ के बाद आप देखेंगे लाल मृदा। पहला आपका है जलोढ़। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भारत में देखने को मिलती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बाद लाल मृदा देखने को मिलती है। लाल मृदा के बाद आपकी काली मृदा देखने को मिलती है और काली मृदा के बाद आपको कौन सी मृदा देखने को मिलती है भारत के संदर्भ में? लैटराइट है। ठीक है, और लैटराइट के बाद यदि हम देखें तो एक वर्गीकरण आपका पीली मृदा का भी आता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लाल और पीली मृदा को एक साथ दिखा दिया जाता है। तो लाल और पीली मृदा को जो हम एक साथ दिखाते हैं तो वहाँ पे इसका क्या है कि जो अनुपात है भारत में पाए जाने का वो बदल जाता है। इस आधार पे यदि हम देखें कि किस प्रकार से भारत में जो मृदा पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है और कितने अनुपात में इनका भारत में यदि हम देखें तो वर्गीकरण पाया जाता है, उसको देखने के लिए हमें मैप को देखने की ज़रूरत है। तो मैप में ये आप देखेंगे भारत में मृदा की बात, मिट्टियों की बात की गई है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये भारत का मैप है और सबसे पहले इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे संकेतक कुछ दिए हुए हैं जिसके आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन सी मृदा का विस्तार किस क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे काप और जलोढ़ मृदा।
काप और जलोढ़ मृदा के संदर्भ में यदि आप देखें तो कहने का मतलब है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ कहां से आएगा? नदियों के माध्यम से आता है। आप जानते हैं नवीनतम जलोढ़, और आप बागर और खादर का नाम आपने सुना होगा, बांगर खादर, तो उसकी बात यहां पे हो रही है, जलोढ़ की हो रही है। तो कहने का मतलब है जलोढ़ मृदा भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो नदियों द्वारा सिंचित मैदान आपके देखने को मिलते हैं। तो जलोढ़ मृदा का यदि हम बात करें तो भारत के संदर्भ में जलोढ़ मृदा प्रमुखता से जो पाई जाती है, आपका गंगा का मैदान हो गया, सतलज का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। इन 3 नदियों के मैदानों में आपको जलोढ़ मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। दूसरा यदि हम देखें तो आप देख रहे होंगे, इसका वर्गीकरण आप देख रहे होंगे, इस क्षेत्र विशेष में आपको पूरे में जलोढ़ मृदा का विस्तार यहां तक देखने को मिल रहा है। ये जो क्रॉस लाइनिंग है, ये जलोढ़ मृदा का विस्तार देखने को मिल रहा है। इसके बाद यदि हम देखें तो दूसरा आपको देखने को मिल रहा है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा के बारे में यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि काली मृदा का जो क्षेत्र है, काली मृदा से संबंधित आप समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी गतिविधियों से संबंधित जो आपका लावा उद्गार हुआ था, तो लावा का जो निक्षेप पाया जाता है भारतीय भूभाग में जिन क्षेत्रों में, वहां पर आपको काली मृदा देखने को मिलती है। और काली मृदा का जो आपने यहां पे चित्र के माध्यम से संकेतक देखा है, उसमें बॉक्स के तरीके से बनाया गया। मतलब ये जो आपका विशेषकर पश्चिमी भाग और विशेषकर जो मध्य भारत का भाग है, इसमें आप देख रहे होंगे कि काली मृदा का आपको विस्तार देखने को मिलता है। तो काली मृदा भी यदि हम देखें तो जलोढ़ मृदा के बाद यदि हम देखें तो दूसरे क्रम में आपकी लाल मृदा आ जाएगी, तीसरे क्रम में आपकी काली मृदा देखने को मिलती है। इसके बाद आप देख रहे होंगे लाल मृदा का क्षेत्र। लाल मृदा का क्षेत्र यदि हम देखें तो आप दक्षिण भारत में देख रहे होंगे लाल मृदा का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। इसके बाद यदि हम देखें तो आपको उड़ीसा का क्षेत्र हो जाएगा, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा आपकी कौन सी मृदा? लाल प्रकार की जो मृदा है, लाल मिट्टी आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात आती है अगला लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय मृदा, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखीय मृदा बोला जाता है। भूमध्य रेखीय क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस प्रकार की मृदा जिन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी, उन क्षेत्रों में वर्षा का जो अनुपात है वर्ष भर बेहतर रहता है। साथ ही साथ जो वहां पे मौसम होता है, एक प्रकार से देखें तो गर्मी भी बहुत पड़ती है और बारिश भी बहुत होती है, जैसा कि विषुवतीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। और जब आपने कभी पढ़ा होगा कि भारतीय भूमि के विस्तार के बारे में हम बताते हैं कि किस प्रकार से कह सकते हैं, किस प्रकार से आप सिद्ध करते हैं कि भारतीय भूमि पूर्व में दक्षिणी गोलार्ध में था, तो वहां पे एक पॉइंट यह भी बताया जाता है कि जो भारत में लैटराइट मृदा पाई जाती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखीय विषुवतीय क्षेत्रों की मृदा है, तो यदि ये भारत के क्षेत्र में पाई जा रही है तो इसका मतलब है कि कभी भारत विषुवतीय क्षेत्र से होकर गुजरा होगा और उस दौरान इस मृदा का निर्माण भारतीय भूभाग पर हुआ है। और आज क्यों है? क्योंकि आज जिस क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है वहां पर जो विषुवतीय जलवायु है, उस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती है, विशेषकर समुद्र तटीय क्षेत्रों में जहां वर्षा का अनुपात भी बेहतर होता है और एक प्रकार से देखें मौसम भी अच्छा खासा गर्म होता है। ठीक, तो लैटराइट के बाद आपकी आ जाती है शुष्क व मरुस्थलीय मृदा। शुष्क व मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो आपको थार प्रदेश याद रखना है, राजस्थान का क्षेत्र याद रखना है, विशेषकर इसी क्षेत्र में आपको शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। और गुजरात का जो क्षेत्र है आपका, विशेषकर गिर के उत्तर में, मैंने कल आपको बताया था कि जो आपका क्षेत्र है गिर गिरनार की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे तो वर्षा हो जाती है, दक्षिणी भागों में यहाँ पे हो जाती है, लेकिन इसका जो उत्तरी भाग आता है ये वृष्ट छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिससे उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है और शुष्क रहता है, और इसलिए वहां पे शुष्क या मरुस्थलीय प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलती है। इसके बाद यदि हम देखें तो आ जाता है वन एवं पर्वतीय मृदा। नाम से ही स्पष्ट है, वन एवं पर्वतीय मृदा मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रकार की मृदा देखने को मिलेगी। और इस मृदा का यदि हम विस्तार देखें तो आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर आपको सिक्किम तक, पुनः इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मतलब हिमालय का जो वर्गीकरण आप करते हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, तो दोनों क्षेत्रों में आपको इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। इसके बाद आपका अगला आता है पीट तथा जैव मृदा। पीट तथा जैव मृदा की यदि हम बात करें तो इसके कुछ सीमित क्षेत्र हैं जहां पर ये आपको देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा था कि गुजरात का जो गिर गिरनार पहाड़ियां हैं, इनके आपने दक्षिणी भागों में देखा था कि इस प्रकार की मृदा आपको पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा आपको देखने को मिलती है। तो जहां पे वर्षा का अनुपात बेहतर होगा उन क्षेत्रों में आपको ये मृदा देखने को मिलती है। इसके बाद आती है लवण युक्त मृदा। लवण युक्त मृदा कहां पे देखने को मिलेगी? विशेषकर तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जहां पे आपके एक
एक प्रकार से आप देखते होंगे मैंग्रोव वन देखते होंगे, उन क्षेत्रों में आपको ये मृदा देखने को मिलती होगी, जहां पे समुद्र का खारा जल और नदियों का जो मीठा जल है वो आपस में मिलता है, उन क्षेत्रों में आपको ये मृदा देखने को मिलती है। अब यदि हम इनके क्षेत्रों की बात कर लें कि किन क्षेत्रों में हम इन मृदा को देखेंगे और इनका किस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण करते हैं, किस प्रकार से इनका रेशियो है, किस अनुपात में पाई जाती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का भी आपको चित्र दिखाया गया कि जो नदी मैदान है, हमारे नदी घाटियों के जो मैदान है, विशेषकर जो आपका सतलज प्लेन है, गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, उन क्षेत्रों में आपको ये मृदा देखने को मिलती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। भारत का 43.4% क्षेत्र, संपूर्ण मैदानी भाग जो आप कहते हैं गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन है, उन क्षेत्रों में आपको ये मृदा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यदि हम देखें, क्योंकि नदी घाटियों से संदर्भित है, नदियों के मैदानों से संदर्भित है, तो निश्चित रूप से अवसादों द्वारा निर्मित होगा। और अवसादों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जलोढ़ मृदा में आपने पढ़ा होगा बांगर और खादर, दो चीज आपने पढ़ी होगी, तो वहां पे इसकी बात हो रही है। इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, किन चीजों का इसमें अभाव होता है, वो महत्वपूर्ण है। जैसे पोटास तथा चूने की प्रधानता होती है इस प्रकार की मृदा में, और फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म का अभाव होता है। जीवाश्म तो होगा ही नहीं क्योंकि जलोढ़ मृदा है, अवसादों से निर्मित है। ठीक है, और इसमें यदि हम देखें कि किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो धान, गेहूं, गन्ना, दलहन और तिलहन, इस प्रकार की फसलें आपको इस प्रकार की मृदा में देखने को मिलती है। इसके बाद आपकी दूसरी मृदा आती है लाल मृदा या रेड सॉइल, जिसको आपको अभी दिखाया गया चित्र में कि किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो 18.6% क्षेत्रफल इसका विस्तार देखने को मिलता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के क्षेत्रों में आपको लाल मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। यदि हम बात करें कि इसका लाल रंग क्यों होता है, तो लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो प्रकृति है यह अम्लीय प्रकार की होती है। लोहे, एल्युमिनियम तथा चूने का अंश इसमें अधिक होता है, इसकी प्रचुरता होती है। और सिंचाई द्वारा इस मृदा में तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन, गेहूं आदि की खेती की जाती है। ठीक है, बाजरा महत्वपूर्ण है। बाजरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाजरा को? मिलेट्स कहते हैं। ठीक है, वर्ष 2004, एक चीज याद रखिएगा, बाजरा आया इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ये करंट अफेयर्स का विषय है। WHO ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि जो वर्ष 2023 हमारा आएगा उसको हम बाजरा के वर्ष के रूप में मनाएंगे, मिलेट्स के वर्ष के रूप में हम मनाएंगे। किसको? वर्ष 2023 को। किसने घोषणा किया है? विश्व, क्या नाम है, विश्व खाद्य, सॉरी नहीं, इसको घोषणा किया है WHO द्वारा घोषणा की गई, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है ये घोषणा की गई है। तो ये आपके लिए मैंने कहा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2023 का जो वर्ष है वो बाजरा के वर्ष के रूप में हम मनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है काली मृदा। काली मृदा में यदि हम देखें तो इसको स्थानीय नाम इसको रेंगुर बोलते हैं, और जानते हैं क्योंकि जो आपका ज्वालामुखी, विशेषकर जब ज्वालामुखी भारत के निर्माण के समय प्रायद्वीपीय भार जब टकराया था, तो जो ज्वालामुखी निक्षेप वहां से जो लावा निकला था, तो लावा द्वारा निर्मित ये मृदा है। और इसका विस्तार भी इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है। जैसे महाराष्ट्र इसमें प्रमुख है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसमें यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा काली मृदा का जो क्षेत्र है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम में ये समृद्ध होती है मृदा। ठीक है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है। कपास, तूर और खट्टे फल इसमें आसानी से उगाए जाते हैं, सुलभता से इसमें इन वृक्षों का विकास होता है। इसके बाद आता है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा क्या है? इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 3.7% क्षेत्रफल है भारत में। और यदि हम देखें तो केरल, महाराष्ट्र और असम में ये पाई जाती है। और मैंने आपको बताया कि जहां पर आपको विषुवतीय प्रकार की जलवायु जिन क्षेत्रों में देखने को मिलती है वहीं पर इनका सीमित क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, पहले ही बता दिया गया। लोहे व एल्युमिनियम में ये समृद्ध है, संग्रह लिखा है, इग्नोर करिएगा, समृद्ध है। नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है। और चाय, कहवा, रबर,
सिनकोना तथा काजू आदि यहाँ पे आसानी से उगाए जाते हैं। इसके बाद आती है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में हमने देखा कि ये मृदा जो है विशेषकर राजस्थान के क्षेत्र और गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। हमने देखा कि गिरनार के उत्तरी भागों में ये मृदा देखने को मिलती है। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज तथा सरसों यहाँ पे आसानी से यदि इनको सिंचाई व्यवस्था हो जाती है तो आसानी से इन क्षेत्रों में ये फसलें उगाई जा सकती हैं। जीवाश्म नाइट्रोजन का अभाव होता है, लवण, फास्फोरस की इसमें प्रचुरता होती है। ठीक है। इसके बाद आती है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जैसा हमने देखा कि जो हिमालयी क्षेत्र हैं, हमारे ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आपको ये मृदा देखने को मिलती है। इसका जो विस्तार है लगभग 7% क्षेत्रफल है और अविकसित मृदा है जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित है। पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव होता है। जीवाश्म इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है। जीवाश्म क्यों प्रचुर मात्रा में होता है? जीवाश्म प्रचुर मात्रा में क्यों होता है पर्वतीय मृदा में? हाँ, बता दीजिए ऐसे घुमा फिरा के। ठीक है। और ये मृदा जो है ये अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है। ठीक है। अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि अम्लीय मृदा किसे कहते हैं और क्षारीय मृदा किसे कहते हैं। ठीक है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधसड़े जीवाश्म की अधिकता होती है जो अम्लीय मृदा होती है उनमें, जिनके सड़ने से उत्पन्न CO2 पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है। क्षारीय मृदा में क्या होती है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मृदा आपको देखने को मिलती है। कम वर्षा के कारण जो क्षारीय लवण हैं वो घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते हैं, जिससे मृदा क्षारीय बनी रहती है। इसके साथ यदि हम देखें तो आप देखेंगे कि जो आपकी लवणीय मृदा है उसमें हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ने से मृदा अम्लीय हो जाती है। और यदि हम देखें क्षारीय मृदा में तो OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ने के कारण ये मृदा क्षारीय होती है। तो इसमें पता होना चाहिए कि अम्लीय मृदा में H हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं और क्षारीय मृदा में OH माइनस आयन होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। pH वैल्यू 7 से कम इसकी होती है, इसकी 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है। तो बेसिक अंतर था जो हमने देख लिया। इसके बाद आपका आता है पीट तथा दलदली मृदा। ठीक है। अब पीट मृदा कहाँ पे पाई जाती है, दलदली मृदा कहाँ पे पाई जाती है, दोनों अलग अलग हमें देखना है। पीट मृदा की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। सीमित क्षेत्र है इसका। जैविक पदार्थ एवं घुलनशील नमक की मात्रा इसमें अधिक होती है। पोटास, फास्फोरस की इसमें कमी होती है। इसके बाद बात आती है दलदली मृदा की। तो दलदली मृदा निश्चित रूप से ऐसा क्षेत्र जहां पे वर्ष भर जल की अधिकता होती है। ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है वर्ष भर, जिन क्षेत्रों में जल भरा रहता है, जल भराव की समस्या होती है, ऐसे क्षेत्रों में ये पाई जाती है। जैसे उड़ीसा हो गया, सुंदरबन डेल्टा हो गया और उत्तरी बिहार, तमिलनाडु के निचले क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें तो फेरस आयरन के कारण जो है इसका जो कलर होता है ये लाल होता है। स्वभाव की यदि हम बात करें तो ये अम्लीय स्वभाव की होती है और इसमें कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। 40 से 50% मैंग्रोव वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद आपका आता है लवणीय मृदा। ठीक है। लवणीय मृदा में क्या चीजें आपको देखनी है कि इसका जो विस्तार है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। लगभग 4% क्षेत्र भारत में इसका पाया जाता है। नहर सिंचाई, उच्च जल वाले क्षेत्रों में विकसित रेह कल्चर, ये थोड़ा सा इसमें गलत है। ठीक है। तो इसमें थूर जैसे आप बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं थूर बोलते हैं, चोपन बोलते हैं, इस स्थानीय नाम से जानते हैं। जो गलत है उसको इग्नोर करना है। ठीक है। ठीक है। ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला जो बात कर रहा हूँ, कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, असर जो लिखा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार की मृदा में धान, गन्ना, अमरूद, आंवला तथा जामुन की फसलें व वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें वन स्थिति रिपोर्ट की, जो आपको पता होना चाहिए, वन स्थिति रिपोर्ट भी इससे जुड़ी हुई है। यहाँ से संदर्भित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में बनते हैं। तो सबसे पहली बात है कि वन स्थिति जो रिपोर्ट है वो कितने वर्षों में जारी की जाती है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। ठीक है। 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में जारी की जाती है। ठीक है। और लेटेस्ट कब जारी किया गया है, जो अभी हम पढ़ेंगे 2019 में जो जारी किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि 2021 की जो रिपोर्ट है वो अभी आई नहीं है। तो इसमें आपने देखा कि पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 16वीं रिपोर्ट जारी किया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 16वीं रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई है।
इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के प्राप्त आंकड़े द्वारा ये आपका तैयार किया गया। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो रिपोर्ट है उसका जो संग्रहण किया गया है किस माध्यम से किया गया है, एक उपग्रह के माध्यम से। उपग्रह का नाम है रिसोर्स सेट 2, ये आपको पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें यदि हम देखें तो 2 वर्षों के अंतराल पे जारी किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। पहली बार कब जारी किया गया था, वर्ष 1987 में जारी किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 3 से 4 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन, जैसे 2021 में जो रिपोर्ट आती है वो कौन सी रिपोर्ट होगी, वो 17वीं रिपोर्ट होगी। ये जो है जो आप अभी पढ़ रहे हैं 2019 में, ये आपकी 16वीं रिपोर्ट है। ठीक है, दिसंबर में जारी की गई थी, तो दिसंबर नवंबर के आसपास ही जारी की जाएगी, मतलब अभी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको इसी रिपोर्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, तो 2019 में जो जारी की गई वो 16वीं रिपोर्ट थी, ये आपने देख लिया। किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, और हमारे मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, जिनके द्वारा ये जारी की गई है। ठीक है, और इसमें कौन सा, यदि हमने देखा कि कौन सा उपग्रह इसमें लिया गया प्रयोग में, रिसोर्स सेट 2 से इसका जो डेटा है वो संकलन किया गया। इसके साथ साथ हमने देखा कि इसका जो प्रकाशन होता है प्रत्येक 2 वर्षों में होता है। पहली बार वर्ष 1987 में रिपोर्ट जारी की गई। तो 4 से 5 पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें और हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसमें देखना है कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें आपकी सही हैं। त्रुटि क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। त्रुटि जो स्टार्टिंग के डेटा दिए गए हैं उनमें कुछ त्रुटि है, उसको आप दूर कर लीजिएगा, बाकी की सारी चीज़ें इसमें सही हैं। जैसे इसमें बोला गया है वन आच्छादित कुल क्षेत्र, जैसे इसमें दिया गया है वन आच्छादित कुल क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन इसके जब प्रतिशत की बात करते हैं तो इसका है 24.56%। मतलब भारत में यदि हम देखें वृक्ष और वनों का जो कुल आच्छादन है वो आपका 24.56% है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि हम पहला देखें कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण क्षेत्र कितना है, तो जो वनावरण क्षेत्र है ये आपका है 21.67 क्षेत्रफल पर भारत में कुल वनावरण आपको देखने को मिलता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में यदि हम वृक्षावरण की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 2.89%। ठीक है, बाकी की सारी चीजें करेक्ट हैं। ठीक, तो ये आप सही कर लीजिएगा। क्या है कि देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है ये आपके सामने दिया हुआ है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के रूप में यदि हम देखें तो 24.56% आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम देखें कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण कितने क्षेत्र पर पाया जाता है, तो आपका 21.67% के क्षेत्र पर आपको वनावरण देखने को मिलता है। वृक्षावरण की यदि हम बात करते हैं तो 2.89% के क्षेत्र पर आपको वृक्षावरण देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम देखें कि 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में कितनी वृद्धि हुई है इस रिपोर्ट के आधार पे, तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो पता होना चाहिए। 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यदि हम देखें वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वनावरण में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 3,976 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है ये हुई है 1,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कुल कितनी वृद्धि हुई है, वो हुई है 5,188, और इसमें वृक्षावरण वनावरण दोनों शामिल हैं। यदि हम बात करें वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है 3,976 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है 1,212 किलोमीटर। अब जो 2021 में रिपोर्ट आएगी उसमें आप सबका भी योगदान रहेगा, क्योंकि आप सबने भी वृक्षारोपण किया है, तो जो प्रतिशत बढ़ेगा उसमें आप भी अपना योगदान मान लीजिएगा। ठीक है, अब यह है देश में कुल मैंग्रोव वन का कितना क्षेत्रफल पाया जाता है, तो 4,975 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें मैंग्रोव वन में कितनी वृद्धि हुई 2017 के मुकाबले, तो 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें बताई गई है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए, और जब तक नई रिपोर्ट नहीं आती है आपको इसी जानकारी को रट जाना है।
ठीक है। अब बात आती है कि वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, कौन से राज्य ऐसे हैं जहां के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक वृद्धि जो देखने को मिलती है राज्यों में, वो सबसे ज्यादा आपको कर्नाटक में देखने को मिलती है, दूसरे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका केरल आता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं जिनमें हम बात कर रहे हैं कि कुल सबसे ज्यादा वन, कुल क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा जो वन देखने को मिलते हैं वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं 77.482, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यदि हम देखें तो 66.688%, मेघालय में यदि हम देखें तो 55.611%। इसके बाद यदि हम देखें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, तो इसमें मिजोरम टॉप पे है, ये आप देख रहे होंगे 85.41%, दूसरे पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर है मेघालय। तो ये डेटा आपको याद आने चाहिए। कुछ अन्य तथ्य हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे भारत में 62,466 वर्ग किलोमीटर आर्द्र भूमियां हैं जो देश के 3.88% क्षेत्र में विस्तारित हैं, ये पता होना चाहिए। भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा जो आर्द्र भूमियों की संख्या है वो आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलती है। अब यहीं पर यदि हम पूछ लें कि जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर समझौते के अंतर्गत यदि हम देखें कि सबसे ज्यादा रामसर साइट किस क्षेत्र विशेष में है, भारत के किस राज्य में है, तो जवाब क्या होगा, सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत के किस राज्य में है, ठीक है, क्योंकि आर्द्र भूमियों की चर्चा हो रही है, इसी से जुड़ा है। तो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा आज के समय में रामसर साइट आपको देखने को मिलती है? ऐसे कैसे होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रामसर साइट के अंतर्गत सबसे ज्यादा यहीं की भूमि को संरक्षित किया जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है। रामसर साइट के अंतर्गत उन भूमियों को संरक्षित किया जाता है जो विलुप्ति के कगार पे हों, जिनके लिए चुनौतियां उत्पन्न हो रही हों। तो जरूरी तो नहीं है ना कि यदि गुजरात में सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा चुनौती भी यहीं पे हो। क्या है, नहीं पता? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो लेटेस्ट आपकी घोषित हुई थी उसमें सबसे ज्यादा जो आर्द्र भूमियां घोषित की गई थी अभी लेटेस्ट रामसर साइट, वो यूपी से थी, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक जो है, कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7,142 मिलियन टन अनुमानित किया गया है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। तो कुल कार्बन स्टॉक कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप, मिजोरम, निकोबार। लक्षद्वीप, मिजोरम, निकोबार, ये क्या चीज? कार्बन स्टॉक का मतलब क्या हो गया? आप जानते हैं कि वृक्ष क्या है, वृक्ष कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? ये तो कार्बन। जब वृक्ष कटते हैं, वृक्ष समाप्त किए जाते हैं तो क्या बोला जाता है? पर्यावरण में पढ़ा नहीं है कि वृक्ष कटते हैं तो जो कार्बन स्टॉक, मतलब जो कार्बन को वो संग्रहण करके रखे रहते हैं, तो वो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है जब वृक्षों का कटान होता है तो, ठीक है। क्यों आप पढ़ते हैं कि वृक्षों की कटान से जो है वायुमंडल में ताप बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है भारत की वनस्पतियों की। वनस्पतियों से बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, एक मैप है वो देखना है, इसके बाद वनस्पतियां किन क्षेत्रों में किस प्रकार की पाई जाती हैं वो हमें देखना है, ठीक है। अब आता है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं भारत में? कहीं कहीं आपको 6 से 7 वर्गीकरण देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको 5 वर्गीकरण देखने को मिलेगा, ठीक। तो हम जो देखने वाले हैं मुख्य रूप से 5 होते हैं, इन्हीं के अंतर्गत कुछ बढ़ जाते हैं। जैसे कोणधानी वन है, यहाँ पे आपका बढ़ जाता है, यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय, फिर आपका शीतोष्ण आ जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कैटेगरी बन जाती है। लेकिन हम पहले इन 5 के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं या वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो वनस्पतियों के लिए जरूरी क्या है, वनस्पतियों के विकास के लिए जरूरी क्या है? वनस्पतियों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? सबसे ज्यादा जरूरी है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्या जरूरी है? हाँ, वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। अब जहां पे सूर्य का प्रकाश और वर्षा मिलेगी, जैसे आप पढ़ते होंगे पतझड़ वन, आप पढ़ते होंगे सदाबहार वन,
ठीक है। तो ये भाई पतझड़ वन कैसे पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में क्यों पाए जाते हैं, सदाबहार वन होते हैं तो क्यों उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले हमने समझा कि वनस्पतियों के विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो है सूर्य के प्रकाश की और वर्षा की। कहने का मतलब जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश बेहतर मिलता होगा, वर्षा बेहतर देखने को मिलती होगी, तो वहां पे किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे सदाबहार वन। जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश बेहतर मिलता होगा, वर्ष भर बेहतर सूर्य का प्रकाश मिलता है, वर्षा होती रहती है बेहतर, ठीक है, तो वहां पे सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और जो सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, आप देखते होंगे कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी पत्तियां होती हैं। क्यों चौड़ी पत्तियां होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और जब क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, अच्छा वर्षा अच्छी हो रही है, तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो आसानी से होती है, इसलिए जो पौधे होते हैं इन क्षेत्रों में उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, चौड़ी पत्तियों वाले क्षेत्र ये होते हैं। अब यदि हम बात करें, मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक फैक्टर कम हो गया, चाहे वर्षा कम हो गई या सूर्य का ताप रेगुलर नहीं मिल रहा, जैसे यदि भारत की बात करें तो शीत ऋतु जब आती है तो सूर्य का प्रकाश यदि हम देखें तो बेहतर नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसी तरह से कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां पर वर्ष भर वर्षा नहीं होती है, जबकि कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है। तो कहने का मतलब है कि पतझड़ वन कहां पे देखने को मिलेंगे आपको, पतझड़ वन कहां पे देखने को मिलेंगे। पतझड़ वन का मतलब क्या हो जाता है, पतझड़ वन वहां देखने को मिलेगा जहां सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता हो। पेड़ अपनी पत्तियों को क्यों गिराते हैं, पेड़ अपनी पत्तियों को क्यों गिराते हैं। पतझड़ वन तो इसी प्रकार के होते हैं ना कि एक विशेष मौसम में जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो सभी वृक्ष हैं लगभग यहाँ पे, सब क्यों गिराते हैं, जामुन है, सब वसंत ऋतु में आने के। किस ऋतु में गिराते हैं, ये सर अभी गिराएंगे, अब नहीं निकलेगी ना, अभी गिराए थे। शीत ऋतु में गिराते हैं। कहने का मतलब ठंडक में जो वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं इन क्षेत्रों में जहां भी पतझड़ प्रकार के आपके वन देखने को मिलते हैं। तो कमी किसकी हो रही है, एक तो शीत ऋतु में वर्षा होती नहीं उतनी पर्याप्त, दूसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। तो इन दोनों के कारण क्या है कि वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। तो जहां भी सूर्य का प्रकाश रेगुलर नहीं मिल पाता होगा वर्ष भर, जहां वर्ष भर वर्षा नहीं होती होगी, उन क्षेत्रों में आपको पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ वर्षा होती है, वर्ष भर नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन कहां पे देखने को मिलते हैं, और आप देखते होंगे मरुस्थलीय वन जो होते हैं कटीले होते हैं, जो भी इस प्रकार की झाड़ियां पाई जाती हैं उनकी जो पत्ती होती हैं या तो बहुत छोटी होती हैं या तो बहुत पतली नुकीली होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो कम से कम हो सके। क्यों कम से कम हो सके, क्योंकि यहाँ तो गर्मी सूर्य का प्रकाश तो बहुत बेहतर मिल रहा है लेकिन वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा नहीं होती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बचने के लिए जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को छोटा कर लेते हैं या तो नुकीला कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र के वो वहां पे पाए जाएंगे, उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पे वर्षा का अनुपात आपको कम देखने को मिलता है। इसके बाद बात आता है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, ज्वारीय वन आपको कहां पे देखने को मिलते हैं। ज्वारीय वन उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहां पे ज्वार भाटा आते रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आपको ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं। विशेषकर जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आपको ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका आता है अगला, यदि हम बात करें तो जो बहुत ऊंचाई पर वृक्ष होते हैं जो शंकुधारी वन होते हैं। शंकुधारी वन सुना होगा आपने, ठीक है, कोनीफेरस बोलते हैं, ठीक है। तो जो शंकुधारी वन होते हैं इनका जो आकार होता है ये आकार क्यों होता है, क्योंकि जो शंकुधारी वन होते हैं ऊंचाई पर होते हैं, और आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ताप बढ़ता है कि घटता है, ऊंचाई पर जाने पे ताप घटता है या बढ़ता है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हिमालय पर जा रहे हैं तो ताप घटेगा कि बढ़ेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हिमालय पर जा रहे हैं तो ताप बढ़ेगा।
आपके अनुसार यदि यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री है तो हिमालय पर 35 होगा। ऊंचाई पे बढ़ने पे तो ताप बढ़ता है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पे ताप सर घटता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ताप घटता है, और ताप घटता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो है बर्फबारी होती है, और बर्फबारी से वृक्ष अपने आप को बचाने के लिए जो अपना आकार है वो कोनिफेरस आकार या शंकु प्रकार का आकार बना लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आपने सुना होगा, एक शब्द सुनते होंगे आप, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण प्रकार तो यही होते हैं, पतझड़ वन, सदाबहार वन यही होते हैं, लेकिन इनके नाम के आगे जुड़ जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हम क्यों कहते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय हम क्यों कहते हैं, ये भी एक शब्द है जो हमें समझना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें उष्णकटिबंधीय, यदि हम बात कर लें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका मतलब क्या हो जाता है, इनकी अवस्थिति कहां पर होगी, उष्णकटिबंधीय। जैसे सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वो हमने क्षेत्र देख लिया, जहाँ पे वर्षा पर्याप्त होगी उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। लेकिन यदि हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय क्यों शब्द जोड़ा जाता है। यदि हम बात करते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, तो शीतोष्ण क्यों जोड़ा जाता है। सर उष्णकटिबंधीय का मतलब, हाँ बताएं सर। उष्णकटिबंधीय का मतलब हो गया कि ऐसे जो वन होते हैं उनका जो विस्तार पाया जाएगा वो उत्तरी से दक्षिणी गोलार्धों में 23.1/2, ठीक है, इन अक्षांशों के क्षेत्रों में विस्तार आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय। यदि आपने शीतोष्ण जोड़ दिया तब कहां पे देखने को मिलेगा, इस आधार पे आप कह सकते हैं, बताएं। यदि हम शीतोष्ण की बात करते हैं तो शीतोष्ण कहां पर देखने को मिलेंगे, 23 से ऊपर बढ़ जाएंगे 60 तक, 66.1/2, ठीक है। नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में आपको ये वन देखने को मिलते हैं। इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनको हम शीतोष्ण के अंतर्गत रखते हैं। तो शीतोष्ण के अंतर्गत किन वनों को रखते हैं हम, उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत किन को रखते हैं, वो हमने देख लिया। सदाबहार वन क्यों होते हैं, क्यों हम सदाबहार वन कहते हैं, क्यों हम पतझड़ वन कहते हैं, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है कि एक एक करके जो वनों के प्रकार हैं उनको हमें देख लेना है। ठीक है, एक एक करके जो वनों के प्रकार हैं उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय से शुरुआत करेंगे। और कौन सी वनस्पति सबसे पहले आती है, यदि हम जाएं विषुवत रेखा से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार की वनस्पति सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है, आर्द्र लिखा है, आर्द्र पढ़िएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 23.1/2, मतलब क्या हो गया 23.1/2 का मतलब, ठीक है। कर्क रेखा कितने से होकर गुजरती है, हाँ, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा आपको देखने को मिलती है। वर्ष भर क्षेत्र गर्म व नमी युक्त होता है। यहाँ का जो क्षेत्र होता है, क्योंकि वर्षा पर्याप्त होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो जलवायु दशाएं पाई जाती हैं वो वर्ष भर इस क्षेत्र को गर्म रखती हैं और यहाँ पे नमी युक्त जो है जलवायु पाई जाती है। इसके बाद यदि हम देखें तो सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पे निरंतर मिलता है, वर्ष भर मिलता है, ठीक है। जल जो है, क्योंकि वर्षा पर्याप्त होती है तो जल भी वर्ष भर यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। इस आधार पे यदि आपने अच्छे से मानसून कल देखा है तो इस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, किन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। कल आपने मानसून पढ़ा था, तो किस प्रकार के क्षेत्र में ये वन देखने को मिल सकते हैं कल की कक्षा के आधार पर। ये सब ये पूर्वी भारत के भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर देखने को मिलती है, तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तटीय क्षेत्रों में वर्षा अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो विशेषकर तटीय क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। क्षेत्र में यदि हम बात करें तो 900 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, केरल
इसके साथ साथ उड़ीसा, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत में इनका विस्तार देखने को मिलता है। यदि हम बात करें कि किस प्रकार से इनका विकास होता है, तो पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी रेगुलर मिलता है और वर्षा भी यहाँ पे अच्छी खासी होती है, नमी बनी रहती है, जिससे जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो प्रभावित नहीं होती है और पेड़ वर्ष भर अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। ठीक है, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? जो भी कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे महोगनी, रोजवुड, एबोनी आदि जो भी कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं वो आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। अब इसमें एक शब्द जुड़ गया है शुष्क, शुष्क सदाबहार वन। अभी तक क्या था? उष्णकटिबंधीय आपने देखा, अभी तक जो पहला देखा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। अब यहाँ पे अगर उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है, फिर भी यहाँ पे पौधे पत्ते नहीं गिराते हैं। क्यों? ठीक है, वहां पे तो आर्द्र था, ठीक है, इसलिए नहीं गिराते थे। यहां पर क्यों नहीं गिराते हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी कम हो रही है, यहाँ पे वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर हो रही है, फिर भी पौधे पत्ते नहीं गिराते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा कि पौधे पत्ते वहां नहीं गिराएंगे जहां वर्षा अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर पौधे पत्ते नहीं गिराते हैं? सर, कारण यह है कि इन क्षेत्रों में भले ही शुष्क क्षेत्र हैं, भले ही 100 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, लेकिन ये जो वर्षा होती है ये वर्ष भर होती रहती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मानसून के समय में ही नहीं होती, बल्कि 12 महीने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहती है, जिससे यहाँ पे एक प्रकार से जो वनस्पतियां हैं वो आसानी से यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती हैं और पत्ते अपने नहीं गिराते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाएंगे? असम, पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, पश्चिमी घाट, क्योंकि वर्षा कहाँ पे वर्ष भर होती है? इन्हीं क्षेत्रों में होगी। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे लताओं वाले वृक्ष पाए जाते हैं, कम घने वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा घने वृक्ष कहाँ पे पाए जाएंगे? जो आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वाला क्षेत्र होगा वहां पे पाए जाते हैं। वृक्ष कौन कौन से होते हैं? कदम, काजू, चंबा, रोजवुड आदि वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शब्द जुड़ा है, निश्चित रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है तो यहाँ पे जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से कम होती है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्षेत्र आपके हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पे पौधों का विकास किस प्रकार से होता है यदि हम देखें तो गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए ये पत्तियां गिरा देते हैं, और इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं आपके साल हैं, सागौन है, महुआ है, नीम है, चंदन है, इस प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विशेषकर आप जहां बैठे हैं इन क्षेत्रों में भी इस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आती है मरुस्थलीय वनस्पतियां। मरुस्थलीय वनस्पतियों की यदि हम बात करें तो हमने अभी पढ़ा था कि मरुस्थलीय वनस्पतियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर वर्षा का अनुपात कम होता है, एक प्रकार से ना के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर तक ही होती है। इसका विस्तार यदि हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग, उत्तरी गुजरात और पूर्वी राजस्थान। उत्तरी गुजरात फिर आया है, और आपको बार बार बता रहा हूं कि जो गिरनार है उसके जो उत्तरी भाग है वो आपका शुष्क रहता है, वहां पे मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। तो यहां पे यदि हम देखें कि किस प्रकार के वृक्षों का विकास होता है तो झाड़ियों वाले वृक्ष आपको यहां पे देखने को मिलते हैं, छोटी पत्तियों वाले वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं, नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष देखने को मिलते हैं। क्यों? कि जिससे वाष्पोत्सर्जन जो है कम से कम हो सके। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो बबूल, खजूर, यूफोरिया इस प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। अगला आपका आता है ज्वारीय वन। ज्वारीय गलत लिखा है, इस पे ना जाइएगा। ज्वारीय वन, ज्वारीय वन में यदि हम देखें तो वर्षा जो है 40 से 200 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। ज्वारीय वन है, आपको बताया कि ऐसे क्षेत्र जहां पे ज्वार भाटा आते रहते हैं। तो ज्वार भाटा किन क्षेत्रों में आते रहते हैं? जो आपके तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहां पे ज्वार भाटा आते रहते हैं। तो मतलब पश्चिमी तट और आपका जो डेल्टाई क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इनकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है। आप जानते हैं कि पौधे भी सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया उनमें भी संचालित तो होती है। और जो ज्वारीय वन है निश्चित रूप से इनके जो तने होते हैं वो पानी में डूबे हुए होते हैं, तो ये सांस कैसे ले सकते हैं? इसीलिए इनके कुछ तने पानी के बाहर भी रहते हैं। ठीक है, कुछ तो जमीन में रहते हैं,
कुछ तने इनके पानी के बाहर भी रहते हैं और ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे मीठा जल और समुद्री जल, मतलब जहां पे नदियां आके समुद्र में मिलती हों, ऐसे क्षेत्रों में आपको ये वन देखने को मिलते हैं। सुंदरी प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे और यदि आप पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जाएंगे तो नारियल वृक्ष भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें हिमालयी वन, तो हिमालयी वन मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र की बात हो रही है, हिमालय की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वर्षा है वो 75 से 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा देखने को मिलती है। क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पूरा हिमालय, पश्चिमी हिमालय और हमारा पूर्वी हिमालय इसके अंतर्गत आता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वृक्षों के आकार में बदलाव आता है। क्यों बदलाव आता है, आपको कारण बताया कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ताप कम होता है, बर्फबारी वहां पे ज्यादा होती है, जिससे सुरक्षित रखने के लिए जो वृक्ष होते हैं अपने आप का जो आकार है उसको शंकु के आकार में परिवर्तित कर लेते हैं। यहां पे यदि हम देखें तो किस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं, शंकुधारी वृक्ष। इनके जो प्रकार हैं पाइन, ओक, चीट, सिल्वर और फर, इस प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। चीर होगा, ठीक है। इसके बाद आता है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी वन। उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी वन, इसमें यदि हम देखें तो 150 से 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा देखने को मिलती है। 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय में ये देखने को मिलते हैं। चौड़ी पत्तियां और शंकुधारी प्रकार के वृक्ष भी इनमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है समशीतोष्ण वन। ठीक है, समशीतोष्ण वन में यदि हम देखें, शीतोष्ण यहाँ पे शब्द जुड़ गया, मतलब अब इसका जो अक्षांश देशांतर है वो आपका परिवर्तित हो गया है, अक्षांश परिवर्तित हो गया है। इसमें क्या है कि 1830 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये पूर्वी हिमालय में मिलते हैं, जबकि पश्चिमी हिमालय में ये देखने को मिलते हैं 1500 मीटर की ऊंचाई पर। और आपने ये अंतर क्यों है यदि हम बात करें, आपको बताया गया है, आपने पढ़ा था कि पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय की जो हिम रेखा है उसमें अंतर क्यों पाया जाता है। आपने पढ़ा था कि पश्चिमी जो हिमालय है वहां पे जो हिम रेखा है वो धरातल के ज्यादा नजदीक होती है, मतलब कम ऊंचाई पर होती है, और जो पश्चिमी हिमालय है वहां पे ज्यादा ऊंचाई पर होती है और जो पूर्वी हिमालय है वहां पे कम ऊंचाई पर होती है। आपको एक अभ्यास प्रश्न भी मुख्य परीक्षा का मैंने दिया था जब ये आपको पढ़ाया गया था, याद है? कारण क्या था? क्या कारण था कि पश्चिमी हिमालय में जो हिम रेखा है वो पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचाई पर होती है? ये प्रश्न, अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया था और आप सबने लिख कर भी शेयर किया था। हाँ, नहीं लिखा होगा सर। मैंने आपको कारण बताया था। क्या कारण? पहला, जो आपका पूर्वी हिमालय है समुद्र से निकटता है। समुद्र से निकटता होने के कारण क्या होता है, जो भी भूभाग समुद्र से निकट होता है उनके जो तापमान होते हैं वर्ष भर उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका पूर्वी हिमालय है वो वन आच्छादित क्षेत्र, विशेषकर असम का जो क्षेत्र है पूरे वन से ढके हुए, पूर्वोत्तर भारत पूरा आप देख रहे होंगे, वृक्षावरण, वन आवरण बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है कि ताप बहुत ज्यादा, वृक्ष क्या करते हैं, ना किसी क्षेत्र का ताप ज्यादा गिरने देते हैं ना किसी क्षेत्र का ताप ज्यादा बढ़ने देते हैं। तो ये 2 से 3 महत्वपूर्ण कारक थे जिसके आधार पे हम कहते थे कि जो पूर्वी हिमालय है उसकी हिमरेखा पश्चिमी हिमालय की तुलना में नीचे पाई जाती है। ठीक है, ये अभ्यास प्रश्न भी मैंने आपको दिया था, आप भूल गए हैं, ये आपकी गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर स्पष्ट है, ये आपको जैसे ही आपने इसको देखा तुरंत आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, इसमें देवदार, ब्लू पाइन और ओक प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है अल्पाइन वृक्ष। अल्पाइन वृक्ष क्या होता है? 3650 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय में ये आपको देखने को मिलते हैं। शंकुधारी प्रकार के होते हैं। स्पूस, प्राथमिकी, वर्च, जूनिफर्स और ये वाला याद रखिएगा रोडोडेंड्रोन। ये परीक्षा में पूछा गया है कि इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये अल्पाइन प्रकार का वन है और इस अत्यधिक ऊंचाई 3650 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये विशेष प्रकार का वृक्ष है, यूपीएससी की परीक्षा में आया है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका वृक्ष वाला जो था ये आपका समाप्त होता है। अब आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जो आपको बताने हैं जिसकी चर्चा अब की जाएगी, जैसे
कुछ जनजातियां हैं जो लगातार खबरों में थी, और भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, तो उनको भी पढ़ना है और उससे संबंधित हम सारी चर्चा आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा में अंतर क्यों है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि कभी भी आपने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न विगत वर्षों के है उसको आपने पलटने का प्रयास किया होगा तो निश्चित रूप से आपको यह प्रश्न दिखा होगा। यदि नहीं दिखा है तो आपके पास यदि प्रीवियस ईयर की बुक लिस्ट होगी तो उसमें पेज पलटिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, कारण मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आता है आपका, मैंने आपको बताया भारत के वानिकी शोध संस्थान, पहले इनको देख लेते हैं, इनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण आपका कौन सा हो जाता है स्थान, ये कौन सा स्थान आपका है? भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है? भारतीय वन संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। ठीक है, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, वन शोध संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण, ये आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। सामाजिक वानिकी व पुनर्वास केंद्र आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान आपको जोरहाट में देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम देखें वन उत्पादकता संस्थान आपको रांची में देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का जिला है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा वानिकी अनुसंधान व मानव संसाधन विकास केंद्र, ये आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद में यदि हम देखें तो वन जैव विविधता संस्थान आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यदि हम देखें जबलपुर में मध्य प्रदेश के तो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो संस्थान है इनसे संदर्भित प्रश्न डायरेक्ट तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाने की आपने देखा होगा पैटर्न जो यूपीएससी का है, उसमें एक कथन, कोई भी मान लीजिए वन से संदर्भित, वनस्पतियों से संदर्भित प्रश्न बना, वहीं पे एक कथन के रूप में इनको डाल देते हैं, तो इन पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात आती है भारत के जनजातियों की। ठीक है, जनजातियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और जनजातियों से संबंधित कुछ प्रमुख त्यौहार भी होते हैं जो चर्चा में रहे हैं। जनजातियां, उनसे संबंधित जो भी डेटा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो अन्य जनजातियां हैं जिनसे संबंधित कुछ त्यौहार हैं वो आपके करंट अफेयर्स में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं तो बकरवाल समूह आप देखते हैं। ठीक है, घुमक्कड़ समूह होता है बकरवाल, भेड़ बकरियों के साथ ये एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है गुज्जर, मौन, चांगपा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल्टी समुदाय, गद्दी समुदाय महत्वपूर्ण है, ये भी एक प्रकार का घुमक्कड़ समुदाय है। और सिंपी, ये कुछ महत्वपूर्ण समुदाय हैं जो पता होना चाहिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है गद्दी और बकरवाल, ये दो आपके महत्वपूर्ण हैं, इनसे संदर्भित आप पढ़ते होंगे, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम देखें पंजाब में, तो पंजाब में भी आप देख रहे होंगे गद्दी समुदाय पंजाब में भी पाया जाता है। यहाँ पे आपको स्वांगला समुदाय देखने को मिलेगा और सांसी समुदाय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे समुदाय हैं जो 1 से 2 राज्यों में विस्तारित हैं, वो आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, उन पर आपको ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यदि हम जाएं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं? सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय, गद्दी आपने कहां कहां देख लिया? पंजाब में देख लिया, जम्मू कश्मीर में देख लिया, हिमाचल में भी गद्दी समुदाय पाया जाता है। इसके बाद किन्नौर, किन्नौर स्थान भी है। इसके बाद आप देख रहे होंगे खंपा समुदाय, गुज्जर समुदाय, लाहौली समुदाय, पंगवाला समुदाय और स्वांगला समुदाय, ये चीज आपको कहां पे देखने को मिली है? पंजाब में भी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। इसके बाद यदि हम देखें तो आप देखोगे इसमें उत्तराखंड, उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो जौनसारी समुदाय महत्वपूर्ण है, बुक्सा समुदाय, भोटिया समुदाय, थारू तो लगातार चर्चा में था, अभी इसकी बात ही हम करेंगे क्योंकि ये लगातार चर्चा में रहा है। इसके बाद आपका राजी समुदाय प्रमुख है जो आपके उत्तराखंड में देखने को मिलता है, इसमें से कुछ आपके उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कौन कौन सी जनजातियां हैं? एक है आपकी भील, दूसरी है मीना, तीसरी है आपकी गरासिया, अगला है बंजारा, बांगड़ी, पटेलिया और सहारिया। सहारिया जो जनजाति है ये महत्वपूर्ण है, भील जनजाति महत्वपूर्ण है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी आपको भील जनजाति देखने को मिल रही है, गुजरात में आपको बंजारा जनजाति देखने को मिल रही है, वारडा जनजाति आपको देखने को मिल रही है, वारली जनजाति देखने को मिल रही है, खासी, धोरिया, कोकना, कोली, पटेलिया और
पोमला और चारण। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, भील जनजाति याद रखना है, पटेलिया आपको याद रखना है और धोड़िया आपको याद रखना है। 3 से 4 आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें हरियाणा में, तो मीणा और मेयो पाई जाती हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। क्या चीज़, जनजाति का देखियो, अब आजकल क्या है कि आप देख रहे होंगे एक से अधिक क्षेत्रों में, जैसे पहले मध्य प्रदेश, भील जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, मध्य प्रदेश से ये लोग निर्वासित करके अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे फैलने लगे। और ये जो डेटा दिया गया है ये किस आधार पे, जो 2011 का है उसके आधार पे ये दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसमें अभी हमने और देखना है कुछ महत्वपूर्ण, जैसे आप झारखंड की बात करते हैं, झारखंड की कुछ जनजातियां महत्वपूर्ण है, जैसे संथाल, मुंडा जनजाति, बहुत ही यहाँ पे एक प्रकार से देखें तो बिरसा मुंडा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, बिरहोर जनजाति, खोंड जनजाति महत्वपूर्ण है, खरिया महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ भुइया जनजाति एक है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें बिहार की, तो बिहार में आप देख रहे होंगे असुर जनजाति, उराव जनजाति, बिरहोर जनजाति, बैगा जनजाति, तो ये आपके कुछ बिहार के हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में यदि आपने देखा तो थारू, राजू, भोटिया, जो आपके उत्तराखंड में है वो लगभग उत्तर प्रदेश में भी आपको तराई क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यदि हम देखें सिक्किम में 3 जनजातियां महत्वपूर्ण हैं, शेरपा और भूटिया, लेपचा, ये तीनों के नाम पता होना चाहिए। भूटिया से आपको याद आना चाहिए बाईचुंग भूटिया, किस खेल से जुड़े हैं, बाईचुंग भूटिया, ठीक है। इनके नाम पे स्टेडियम भी बना है, पहली बार भारत में किसी फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पे कोई स्टेडियम बना है तो यहाँ पे बना है बाईचुंग भूटिया के नाम पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मेघालय में यदि हम जाएं तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे तो इनकी जो पहाड़ियाँ हैं उसी के आधार पर जनजातियों के नाम ज़्यादातर रखे गए हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ आप देखते होंगे, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों के नाम की जनजातियाँ हैं। मिकिर जनजाति पाई जाती है, रेंगमा जनजाति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, हाजंग, हमार, लाखेर और सेतेंग, लेकिन इसमें क्या याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, इतनी जनजाति आपके लिए महत्वपूर्ण है इससे संदर्भित। इसके बाद बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे होंगे आपातानी जनजाति, डाफला, मिसमी, ये भी पहाड़ियों के नाम हैं, एबोर, अका, मिरी और सिंगापुर। तो पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे यदि आपके जनजातियां याद हैं तो इनकी पहाड़ियों के नाम आपको याद हो जाएंगे, यदि आपको इनकी पहाड़ियों के नाम याद हैं तो आप जनजातियों के नाम भी आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है असम की। असम में आपको देखने को मिलेगा चकमा समुदाय, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चकमा समुदाय क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया था उसके संदर्भ में चकमा समुदाय महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद आता है डिमासा, मिकिर, इसके बाद सिथेंग, कचारी, लालुंग, बोरो। तो इसमें आप चकमा याद कर लीजिए, बोडो याद कर लीजिए, 2 आपके लिए महत्वपूर्ण हैं असम से संदर्भित, ठीक है। नागालैंड की यदि हम बात करते हैं तो नागा, कोन्याक समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद गारो, कचारी, कुकी और रेंगमा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यदि आप कोन्याक और रेंगमा को याद रखते हैं तो इतना पर्याप्त है, क्योंकि नागा नाम से स्पष्ट है, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। मणिपुर की बात करते हैं तो अंगामी जनजाति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कोम जनजाति देखने को मिलती है, कुकी जनजाति देखने को मिलती है और मारिंग जनजाति आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मिजोरम में यदि हम देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ चकमा, कुकी और हाजांग, ये 3 जनजातियाँ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तो यदि हम देखें तो जनजातियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यदि हम देख रहे होंगे तो गोंड जनजाति महत्वपूर्ण है, भील जनजाति, अगरिया, कोल। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो याद रखना है भील और गोंड, ये 2 याद रखना है, क्योंकि गोंड भूमि के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। तो गोंड और भील, ये 2 जनजाति आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में याद रखना है। इसके बाद बात आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको लेपचा याद रखिए, मुंडा याद रखिए और ओरांग याद रखिए, इतना आपका पर्याप्त है,
ठीक है। उड़ीसा में यदि हम बात करें तो खरिया समुदाय यहाँ पे है, कोरा समुदाय है, कोया समुदाय है जो महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी क्या महत्वपूर्ण है, कितनी जनजातियों को आपको रटना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे सेंटिनलीज जनजाति, ये आपको याद रखना है, अंडमान की सिर्फ और सिर्फ जारवा और सेंटिनलीज ऐसी जनजातियां हैं जिनका संपर्क मानव से नहीं हुआ है, मतलब जिनका संपर्क आधुनिक मानव से नहीं हुआ है। ये जिन द्वीपों में रहते हैं वहां पे जो हम लोग हैं आम जनसंख्या को जाने की इजाज़त नहीं है। पूरी तरह से यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई जनजाति अभी भी बची है जिसका मानव से कोई संपर्क नहीं है, जिनके बारे में ना हम जानते हैं, तो वो जनजाति है सेंटिनलीज और जारवा, ठीक है। और सरकार भी इन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करती है किसी को भी जाने। आप जानते होंगे 2018 में घटना घटी थी सेंटिनलीज में, ठीक है। देखो राज्यसभा टीवी वालों को जाने दिया ना, आम पब्लिक जैसे और जनजातियां हैं उनके क्षेत्र में आपके लिए समय है, पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, उनका समय निर्धारित है कि इस क्षेत्र विशेष में इस समय पर आप वहां की जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन इन पर आप नहीं जा सकते। पर्यटन के लिए आप सोचो परमिट लेके नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि भारत की है तो निश्चित रूप से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो सेंटिनलीज है अभी भी इसी तरह से है कि मानव से जो है ये एकदम अलग है, ठीक है। हाँ, आक्रामक जनजाति है, इसलिए जो है सबको अपनी जान की फिक्र होती है, कोई जाना ही नहीं चाहता, ठीक है। इसके बाद आपका है केरल। केरल में यदि हम देखें तो मोपला, अलार, आदियान, पनियन, उराली, कादर, इरुला ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। अब जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो वर्ष भर चर्चा में रही हैं उनकी बात मैं कर लेता हूं। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, अभी गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, सबने कवर किया होगा, सबने देखा होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से देखा होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह में एक विशेष जनजाति आई थी जिसने नृत्य की प्रस्तुति किया था और भारतीय राष्ट्रपति ने भी उसकी चर्चा किया था, भारतीय प्रधानमंत्री ने भी उसकी चर्चा किया था? कौन सी जनजाति है वो जिसने, और वो लगातार, क्योंकि इस बार का जो वहाँ पे प्रोग्राम था उस राज्य विशेष के तीसरी बार झांकी भेजी गई जिसका चुनाव किया गया था और उसमें उस नृत्य को दर्शाया गया था। पढ़ा तो होगा सबने 26 जनवरी के बारे में, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, कौन सी जनजाति थी सर? नाम क्या है? मध्य प्रदेश झारखंड में तो बहुत सारी जनजातियां हैं। सबसे पहले आपको देखना है, मैं एक एक करके बता रहा हूं, सबसे पहले आपको याद रखना है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इस पेज को आप, क्योंकि ये पेज आपको मिलेगा नहीं तो इसको नोट करना। पहली जनजाति आप नोट करोगे न्यासी जनजाति, ठीक है, न्यासी जनजाति आप नोट करोगे, ये आपको देखने को मिलेगी। न्यासी नोट करिए पहले, ये देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश। न्यासी जनजाति ब्रैकेट में नोट करिएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इसमें भी इसकी शायद चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। न्यासी जनजाति नोट करना है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों चर्चा में थी, वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो क्योंकि इतनी जनजातियां हैं हम रट नहीं सकते हैं, ठीक है। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क और बैंक एसएससी की नहीं कर रहे हैं कि हम एक एक करके हम चीज़ों को रट सकते हैं, रट भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, नीरज सिंह जी बहुत अच्छा जवाब है। यदि आप जनजाति का नाम बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने इतना तो पकड़ लिया कि किस राज्य से संदर्भित है, लेकिन यदि आप जनजाति का नाम बता देंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले न्यासी जनजाति अरुणाचल प्रदेश से क्यों चर्चा में थी? आप जानते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक पक्षी पाया जाता है हॉर्नबिल, ठीक है। हॉर्नबिल पक्षी को लेकर क्या था कि एक रिजर्व है जिसको बोलते हैं पाकुम। पाकुम रिजर्व सुना है? पाकुम नहीं, वो तो आपका राष्ट्रीय उद्यान, वो अलग हो गया। पाखुई जिसको आप बोलते हैं वो अलग हो। एक है पाकुम, उसी के अंतर्गत आता है पाकुम रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। उसमें क्या है, वृक्षों की कटान हो रही है और उसमें कुछ जो ये न्यासी जनजाति है इन्हीं के पक्के जो टाइगर रिजर्व है, पक्के पागा आपने सुना होगा, पक्के पागा के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें ये जनजाति रहती है, न्यासी जनजाति। और इनके द्वारा क्या किया जा रहा था, हॉर्नबिल पक्षी को लगातार उनका शिकार किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो इनके पंख होते हैं वो सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में इस जनजाति द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। जो इनकी कैप होती है, जो इनकी टोपियां होती हैं, उसमें ये उस जनजाति द्वारा उस पक्षी के पंख का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण बहुतायत मात्रा में उनका शिकार भी किया जाता था उस क्षेत्र विशेष में। बाद में स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप क्या हुआ कि उस जनजाति के जो भी लोग थे, स्थानीय सरकार ने प्रयास किया तो अब उस जनजाति ने इस पक्षी को संरक्षण के लिए काम करना शुरू कर दिया है और इनके शिकार पर जो एक प्रकार से हम देखें तो स्वयं से ही रोक लगा दिया है, ठीक है। तो कहना
ना कि क्या मतलब है कि जो न्यासी जनजाति, यदि आपसे कभी प्रश्न बन जाए कि कौन सी ऐसी जनजाति है पूर्वोत्तर भारत की जो हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है, तो आपका जवाब होगा न्यासी जनजाति। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, हॉर्नबिल की कुल 9 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है वो आपका, उसका नाम आपका है ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है, ग्रेट हॉर्नबिल सबसे महत्वपूर्ण है और जब भी कहीं चर्चा में होती है ग्रेट हॉर्नबिल की ही बात होती है। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेट अंडमानीज, अंडमान निकोबार में आ जाएगा ग्रेट अंडमानीज जनजाति। ये क्यों चर्चा में थी? ये सर इसलिए ग्रेट अंडमानी जनजाति चर्चा में थी अभी कोविड काल में। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि इनके कुल सदस्य संख्या है 53। कुल कितने सदस्य हैं इस समुदाय के? 53 सदस्य हैं। और इन 53 सदस्यों में से 4 सदस्य ऐसे थे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो इसके कारण ये जनजाति चर्चा में थी। तो आपको नोट करना है कि जो ग्रेट अंडमानी जनजाति थी, क्यों चर्चा में थी? अंडमान निकोबार से संबंधित है। चर्चा में क्यों थी? क्योंकि कोविड के संक्रमण इनके 4 सदस्यों में पाए गए थे। कुल सदस्य संख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 53 है। ठीक है, इसके बाद अगली जनजाति आती है थारू जनजाति। थारू जनजाति किस राज्य की है? थारू जनजाति किस राज्य की है? थारू और ये सब उत्तराखंड में और यूपी दोनों में पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में बहुपति प्रथा ऐसा कुछ इनमें है ना। थारू जनजाति इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनका एक त्यौहार होता है जिनका नाम है बरना त्यौहार। बरना त्यौहार, तो बरना त्योहार के कारण ये थारू जनजाति चर्चा में थी। विशेषकर ये जो जनजाति है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जो जिला है, बिहार का पश्चिमी चंपारण, वहां से संदर्भित है। हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में बरना त्योहार की चर्चा की थी। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बरना त्योहार किस जनजाति से संबंधित है, तो आप जवाब टिक करेंगे थारू जनजाति से संबंधित है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इसकी चर्चा की है। ठीक है, इसके बाद अगली जनजाति है मोग जनजाति। मोग जनजाति अगली जनजाति है और मोग जनजाति आपको देखने को मिलेगी त्रिपुरा में। इसमें दिया नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, मोग जनजाति आपको देखने को मिलेगी त्रिपुरा में। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ था जिसको बोलते हैं लोक रंग त्योहार, और इस लोक रंग त्योहार में इस जनजाति ने नृत्य की प्रस्तुति दी थी, जिसके बाद इसके नृत्य को सराहा गया था। तो मोग जनजाति त्रिपुरा से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला आता है बोडो। बोडो जनजाति कहां से संदर्भित है? असम से संबंधित है। चर्चा में क्यों रहती है बोडो जनजाति? नहीं, वो तो लैंड की अलग मांग करते हैं, ठीक है। ये चर्चा में क्यों रहती है इसके अलावा? क्योंकि जो बोडो जनजाति है असम में यदि हम देखें तो प्रमुख जनजाति के रूप में स्थापित है, और इसके द्वारा क्या है कि जो अन्य जनजातियां हैं, जो इनके संसाधन है, जो इनकी जमीन है, उस पर लगातार अन्य जनजातियों का अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिसके कारण इन जनजातियों को अन्य जनजातियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है और लगातार हिंसा के कारण ये जनजाति चर्चा में रहती है। बोडो जनजाति असम से संदर्भित है। ठीक है, इसके बाद अगली जनजाति आती है कोन्याक जनजाति। कोन्याक जनजाति अगली जनजाति है नागालैंड से संबंधित कोन्याक जनजाति। इसमें भी इसके नाम नहीं दिया गया है, तो इसको नोट करिएगा, कोन्याक जनजाति। हाँ, मैं लिख दे रहा हूं इस पे, आप देख लीजिएगा। कोन्याक जनजाति नागालैंड से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि इनका एक डांस होता है जिसका नाम है कोन्याक डांस। ठीक है, इन्हीं के नाम के आधार पे ही इनके डांस का नाम रखा गया है कोन्याक डांस। ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इनका जो डांस था कोन्याक डांस, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े पारंपरिक नृत्य का दर्जा दिया गया। सबसे बड़े पारंपरिक नृत्य का दर्जा दिया गया कोन्याक डांस को, कोन्याक नृत्य को। और ये जो जनजाति है कोन्याक, ये जनजाति नागालैंड से संदर्भित है। ठीक है, चलिए
अगली जनजाति आपकी आती है चकमा जनजाति। चकमा जनजाति पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में फैली है, ठीक है। ये चर्चा में क्यों है चकमा जनजाति? तो चकमा जनजाति इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो आपका अभी नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया था उसमें नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे उसके कारण ये आपकी जनजाति चर्चा में थी, चकमा, ठीक है। आपने सुना होगा चकमा शरणार्थी, आप जब IR पढ़ते होंगे तो चकमा शरणार्थी आप सुनते होंगे, तो वहां से ये संदर्भित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में पाई जाती है। अगला आपका आता है चकपा समुदाय। एक चकमा है वो अलग है, एक अब आपका आ गया चकपा। अब ये चकपा समुदाय क्या है? चकपा समुदाय क्यों चर्चा में है? इस समुदाय का जो निवास स्थान है वो है मणिपुर में। ये जो निवासी हैं ये मणिपुर के निवासी हैं, चकपा समुदाय। चर्चा में क्यों थे यदि हम इसकी बात करें तो इस समुदाय का एक गांव है जिसको बोलते हैं फाएंग गांव। क्या बोलते हैं? फाएंग। ये गांव नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। फाएंग गांव। यहां पे कौन सी जनजाति रहती है? यहां पे रहती है चकपा समुदाय। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो गांव था इसको बोला गया था कि देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव। क्या है ये देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव है, फेंग गांव, ठीक है, फाएंग गांव। और यहाँ पे जो जनजाति रहती है वो है चकपा, और ये जो गांव संदर्भित है ये मणिपुर से संदर्भित है, ठीक है। इसके बाद आती है एक जनजाति है जिसका नाम है डोंगरिया कोंध। डोंगरिया कोंध। और ये जो डोंगरिया कोंध जनजाति है ये पाई जाती है उड़ीसा में। कहां पे पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। क्यों चर्चा में है? इनका एक प्रमुख नृत्य है जिसका नाम है नियाम राजा, फेस्टिवल है नियाम राजा। नियाम राजा ये फेस्टिवल है, त्योहार है इनका नियाम राजा, और जनजाति का नाम है डोंगरिया कोंध है, ये उड़ीसा से संदर्भित है, ठीक है। तो जिन जनजातियों की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको आपको अवश्य याद रखना है। अगला आता है भील जनजाति। भील जनजाति संदर्भित है मध्य प्रदेश से। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से संदर्भित है क्योंकि सबको पता है, ठीक है। पूछा क्या जाएगा? इनका एक नृत्य है जिसको बोलते हैं भगोरिया महोत्सव। इनका त्योहार है भगोरिया महोत्सव। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भगोरिया महोत्सव से कौन सी जनजाति है जो जुड़ी हुई है? तो भगोरिया महोत्सव से जो जनजाति जुड़ी हुई है वो भील जनजाति जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद बात आती है छिपा समुदाय की। कोई बताएगा छिपा समुदाय कहाँ पे पाया जाता है? पहली बार सुन रहे हैं सर? तो सब आप स्मृति ईरानी के बारे में पढ़ते ही नहीं फिर। छिपा समुदाय, ठीक है। छिपा सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, उनका कुछ मंत्रालय है ना सर। कौन सा मंत्रालय है? हाँ, कपड़ा मंत्री हैं। तो कपड़ा मंत्री हैं तो छिपा समुदाय से संबंधित इन्होंने पूर्व में एक संग्रहालय था जिसका नाम है तीतान वाला संग्रहालय। तीतान वाला संग्रहालय, भारत सरकार ने इसको बनवाया है, तीतान वाला संग्रहालय। और ये जो तीतान वाला संग्रहालय है ये संबंधित आपके है बांगरू से। बांगरू एक स्थान है, हाँ, वहां से संदर्भित है। ये चर्चा में क्यों थी जनजातियां? क्योंकि जो तीतान वाला संग्रहालय है इनके द्वारा बहुत सारी पेंटिंग, हाथ से ये कलाकृतियां बनाते हैं, हाथ से ये पेंटिंग बनाते हैं, और इनकी कला को संरक्षित करने के लिए पर्यटन के रूप में यदि कोई जाता है तो उसको दिखाने के लिए छिपा समुदाय से संबंधित जो कलाकृतियां थी, जो पेंटिंग्स थी, उसको तीतान वाला संग्रहालय में रखवाया गया था, जिसके कारण छिपा समुदाय लगातार चर्चा में था, ठीक है। इसके बाद अगली जनजाति आती है अबूझ मारिया। नाम तो सुना ही होगा, अबूझ मारिया। नहीं सुना है? अबूझ मारिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अबूझ मारिया जनजाति,
अबूझ मारिया जनजाति इसलिए चर्चा में है, मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था कि गणतंत्र दिवस पर जो नृत्य हुआ था किस जनजाति ने किया था, तो अबूझ मारिया जो जनजाति है इन्होंने नृत्य की प्रस्तुति दिया था और इनकी जो नृत्य का नाम है वो महत्वपूर्ण है। इनके नृत्य का नाम है ककसार नृत्य। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ककसार नृत्य अबूझ मारिया जनजाति का नृत्य है और इसकी प्रस्तुति गणतंत्र दिवस के दौरान हुई थी। गणतंत्र दिवस परेड में इस नृत्य की प्रस्तुति हुई थी। ककसार नृत्य अबूझ मारिया जनजाति कहां से संदर्भित है यदि हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से संदर्भित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संदर्भित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक है कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति भी है और इनका कालबेलिया नृत्य भी है। ठीक है, तो कालबेलिया जो नृत्य है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, राजस्थान में। कालबेलिया जनजाति कहाँ पे देखने को मिलेगी, राजस्थान में। सर झांकी तो निकाली गई थी, लेकिन झांकी के साथ साथ आप देखते होंगे कि कुछ नृत्य की प्रस्तुति होती है। कोई भी झांकी निकलती है तो उसके साथ साथ कुछ नृत्य की प्रस्तुति होती है। तो झांकी के साथ जो नृत्य की प्रस्तुति हुई थी वो ककसार नृत्य का था। ठीक है, यदि आप 26 और 27 जनवरी का राष्ट्रपति का ट्वीट देखेंगे तो उसमें राष्ट्रपति ने इस समुदाय के लोगों के साथ, राष्ट्रपति जी ने फोटो भी खिंचाया था और उनके नृत्य की प्रशंसा भी की थी। उसको उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट PIB आप देखते होंगे, ऑल इंडिया रेडियो देखते होंगे, वहां पर इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, तो इतने महत्वपूर्ण जनजातियां और नृत्य थे जो वर्ष भर चर्चा में थे, वो मैंने आपको बता दिया। यदि कुछ और मिलता है तो निश्चित रूप से वो करंट अफेयर्स में आपका कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। परिवहन में हम आ गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हम करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग तो हम जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे परिवहन देखेंगे और परिवहन में राजमार्ग क्या होते हैं, क्या योगदान है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो परिवहन के लिए भारत में यदि हम देखें, सबसे ज़्यादा भारत में परिवहन के तौर पे यदि कोई संसाधन है तो सबसे ज़्यादा हम कौन सा यूज करते हैं, सड़क संसाधन। ठीक है, राजमार्ग जो है सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं भारत में। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपके आते हैं रेल मार्ग। तो परिवहन का उद्देश्य क्या है, यदि हम देखें परिवहन का उद्देश्य क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से, सुगमता से लोगों को पहुंचाया जा सके। और जिन क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं बेहतर होती हैं, इससे संगत जो उद्योग हैं, इससे संगत जो क्षेत्र हैं वो वहाँ पे तेज़ी से विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई शहर है जैसे नोएडा है। नोएडा लगातार एक प्रकार से यदि हम देखें, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है, राज्य सरकार ने भी घोषणा की है, तो जब किसी क्षेत्र विशेष में निवेश आता है, ठीक है, कोई क्षेत्र विकसित होता है, तो उससे पहले शर्त क्या है कि उस क्षेत्र से परिवहन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से होनी चाहिए, परिवहन विकसित होना चाहिए। और जब परिवहन विकसित होता है तो उससे संगत, जैसे फिर अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां पे अभी आपको परिवहन सुविधा नहीं देखने को मिलती है, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, जो इन पे आश्रित होते हैं सड़कों पे, वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे ही परिवहन व्यवस्था बेहतर हो जाती है, आप देखते हैं कि दुकानें खुल जाती हैं और इस तरह के लोगों का एक प्रकार से यदि हम देखें तो रोजगार मिलने लगता है। तो राजमार्ग हैं यदि कहीं पे बेहतर, तो उससे संगत जो भी क्षेत्र हैं, जो भी उद्योग हैं, वो उस क्षेत्र विशेष में बेहतर मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें कि इनकी हिस्सेदारी कितनी है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, तो सड़क राजमार्ग की यदि हम बात करें तो 4.8% हिस्सेदारी हमारी सकल घरेलू उत्पाद में सड़क राजमार्ग की है, सड़क परिवहन की है, ये हमें पता होना चाहिए। अब जो राजमार्ग होते हैं उनका वर्गीकरण भी किया जाता है। कितने वर्गीकरण किया जाता है राजमार्गों का, कितना वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन से राजमार्ग होते हैं, ये तो आप बता ही सकते हैं। पहला मैं बता दे रहा हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा क्या होगा सर, राजमार्गों का वर्गीकरण। अब ये तो सर पढ़ाने वाली चीज नहीं है सर। राजमार्गों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, फिर इसके बाद आपका आता है राज्य राजमार्ग, फिर इसके बाद सर आ गया आपका जिला राजमार्ग। हाँ, तो उसको क्या करेंगे, उसको क्या नाम देंगे, ग्राम सड़क को
क्षेत्रीय राजमार्ग कह लीजिए, ग्राम राजमार्ग कह लीजिए, राजमार्ग नहीं कह सकते, गाँव की सड़कें कह लीजिए, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है और आप देखते हैं भारत में, तो कोई और प्रकार दिखता है भारत में? आपका राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, राज्य राजमार्ग हो गया, जिला सड़कें हो गई, गांव की सड़कें हो गई। इसके अतिरिक्त भी कुछ देखने को मिलता है भारत के संदर्भ में क्या? इसके साथ साथ सर आपको देखने को मिलता होगा सीमा वाली जो सड़कें होती हैं, ठीक है, सीमावर्ती सड़कें, ठीक है, सीमावर्ती सड़कें। और सीमावर्ती सड़कों के साथ साथ एक और आप देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। जैसे बात हो रही है ना कि आप आने वाले दिनों में भारत से सीधे आप यदि जाना चाहेंगे पूर्वोत्तर के देशों में तो आप जा सकते, पूर्व के देशों में आप आसानी से जा सकते हैं। यहीं से आप बैठेंगे तो सीधा आप म्यांमार होते हुए वियतनाम तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए क्या विकसित हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि इनका रख रखाव कौन करता है, क्योंकि ये जो हैं इनके रख रखाव से संबंधित जो जिम्मेदारी है अलग अलग संस्थाओं को दी गई है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, वो तो ठीक है, सरकारों की यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इसके लिए सरकार ने कौन सी संस्था बना रखा है? NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी गठन किया है और इसी के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, इनका रख रखाव किया जाता है। अब यदि हम पूछ लें कि वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? 43 या 44 है। सर अब नाम बदले गए हैं, उस आधार पे बताइएगा। सर दिमाग खराब तो कर दिया है, पता नहीं। आज हम इस तरीके से बता देंगे, दिमाग नहीं खराब होगा, ठीक है, लेकिन ध्यान। तो 75 उनके रोड उनके तो अटल पास अटल रोड, ठीक है। देखिए नेशनल हाईवे जो है, जो नया वर्गीकरण किया गया है वो बहुत ही अच्छा किया गया, आपकी सुगमता के लिए किया गया है कि आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकें। जैसे सबसे पहले यदि हम बता दें कि जो आपने देखा होगा राजमार्ग 1, 2, 3, तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, ये याद रखिएगा, ये याद है तो याद हो जाएगा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। यदि आप उत्तर से दक्षिण बढ़ते हैं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण के राजमार्गों की बात करते हैं, तो जो इनका क्रम आपको देखने को मिलेगा, उत्तर से दक्षिण के किसी भी राजमार्ग की यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो आपको जो सीधा सीधा जाता होगा उत्तर से दक्षिण, इस तरह से जो जाता होगा, उसका जो क्रम है उसको इन्होंने कर दिया सम और विषम में। तो इस तरह का जो संख्या है ये कर दिया है इवन। इवन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सम संख्या, ठीक है। तो मतलब यदि आप देख रहे हैं NH2, NH4, NH6, तो इसका मतलब क्या है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, ठीक है। यदि आप देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो ये विषम संख्या आपको देखने को मिलेगी। कोई भी राजमार्ग उठा के देख लीजिए, ठीक है। यदि बात हो रही हुई NH1, NH3, NH5, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो राजमार्ग है ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो इन्होंने आसान कर दिया है चीज़ों की कि आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन सा राजमार्ग है किस दिशा में जा रहा है। और इन्होंने क्या किया है कि जैसे आप उत्तर से दक्षिण बढ़ते हो राजमार्गों का क्रम बढ़ता जाएगा। यदि मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कोई मिल रहा है तो उसका क्रम कम होगा, और यदि आप दक्षिण भारत की तरफ बढ़ोगे तो उसका क्रम ज़्यादा होता जाएगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये आपका क्षेत्र है, एक राजमार्ग आपका इन दो बिंदुओं को जोड़ता है, ठीक है, एक राजमार्ग इन दो बिंदुओं को जोड़ रहा है, एक इन दो बिंदुओं को जोड़ रहा है। तो इसमें जो इनका क्रम होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, मतलब आरोही क्रम में इनके नाम रख दिए गए। इसी तरह से जब पूर्व से पश्चिम बढ़ोगे तो पूर्व से जैसे ही आप पश्चिम की तरफ बढ़ोगे राजमार्गों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, उनका जो क्रम है वो बढ़ता जाएगा, वो भी आरोही क्रम में हो जाएगा। तो ये आपके लिए सुलभता है। यदि कोई राजमार्ग ऐसे दिया है, आपसे पूछ लिया गया कि NH4, उदाहरण के रूप में मैं पूछ लूं NH4, NH6, NH8 को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं, तो अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये किनको जोड़ता है। उत्तर से दक्षिण लगाना है मतलब 4 पहले होगा, 6 पहले होगा, बाद में होगा, 8 सबसे लास्ट में होगा, मतलब ये क्रम आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसी तरह से यदि आपसे पूछ लिया जाए 1, 3, 5 को क्रम में लगाएं पश्चिम से पूर्व, तो आप लगा सकते हो कि किस तरफ से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने कर दिया है और अच्छा है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। सर गलत लग रहा है आपको? ये चीज़ है, आप आज जाके करिएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें
तो सबसे पहले आपका आता है NH1 की, यदि हम बात कर लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं, NH1 की बात कर लें। पूर्व में इसको जाना जाता था NH, ये 01 है या 1 है जो भी बोल दीजिए, पहले इसको जानते थे A और B के नाम थे, 1A 1B इस तरह से नाम रखा हुआ था। ये जोड़ता किसको है, जिनको पहले जोड़ता था उन्हीं को जोड़ रहा है, इसमें तो कोई नाम बदले गए। तो ये जोड़ता था उरी को लद्दाख से, उरी को जोड़ता था लद्दाख से। अब अगर उरी को लद्दाख से जोड़ता है, क्रम मैंने बताया 01 है, ठीक है, 01 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो किस तरह होगा, किस दिशा में जाएगा, मतलब पूर्व से पश्चिम जाएगा, ठीक है, या पश्चिम से पूर्व जाएगा। तो मतलब ये जो राजमार्ग है, यदि आप अपनी पुस्तिका में देखेंगे तो ये किसको जोड़ रहा है, उरी को जोड़ रहा है। उरी कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख आपका अलग है, यूटी है, तो पहले कौन सा पड़ रहा है, ये आपका उरी पड़ेगा, ये आपका लद्दाख पड़ेगा। तो इनका देख रही है आपने क्रम किस तरह से, NH1 है तो सम संख्या यदि है तो उत्तर से दक्षिण जा रहा है, विषम संख्या यदि है तो पश्चिम से पूर्व जा रहा है। ये रट लेना है, कहीं भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इनका पूर्व में नंबर क्या था, इनका पूर्व में नंबर था 1A 1B, ये पूर्व में इनका नंबर था। नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1B, अभी आपको मैप में भी दिखा देंगे, ठीक है, अभी मैप में भी दिखा देंगे, परेशान मत होइए, पहले एक एक करके इसको नोट कर लेना है कि नेशनल हाईवे 01 उरी को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। वर्तमान समय में नया नाम है, पुराना नाम इनका क्या था, नेशनल हाईवे 1A 1B इनका पुराना नाम था, इसको नोट कर लेना है, शायद ये PDF में ना मिले, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं NH2। NH2 नाम से स्पष्ट है, NH2 सम संख्या है, मतलब दिशा इनकी क्या होगी, अगर सम संख्या है तो इनकी दिशा क्या होगी, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ये जो राजमार्ग है किनको जोड़ता है, ये आपका जोड़ता है डिब्रूगढ़ को मिजोरम से जोड़ता है, ठीक है। डिब्रूगढ़ कहाँ पे देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा, मिजोरम उससे नीचे देखने को मिलेगा। मतलब ये राजमार्ग इस तरह से जाता है, किसको जोड़ता है, डिब्रूगढ़ को, ये जोड़ता है डिब्रूगढ़ को असम से। ये सिर्फ उदाहरण के लिए आपको रखे गए हैं कि आपको पता चल जाए 2 से 3 राजमार्ग। बोलिए, डिब्रूगढ़ से मिजोरम बताया था ना, हाँ क्या चीज, मिजोरम बताया था, हाँ तो मिजोरम बताया है, ठीक है, लेकिन यदि हम देखें मिजोरम की अवस्थिति देखें तो आपकी अवस्थिति देखेंगे तो भैया असम के नीचे ही तो पड़ेगा ना सर। अब डिब्रूगढ़ असम को लिख दिया ना, अच्छा सॉरी, ये कह रहे हैं आप, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, असम को मिजोरम। हमें समझ में आया कि आप ये कह रहे हो कि मिजोरम तो थोड़ा सा तिरछा पड़ता है, तो इसकी बात नहीं है, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ को ये मिजोरम से जोड़ता है NH2, ठीक है, ये आपको पता हो गया। तीसरा आपका आता है NH3। अब ये क्या होगा, 03 है तो किस तरह होगा, ये विषम संख्या है तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम आप कह लीजिए, ठीक है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह लीजिए। ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है, ये अटारी को लेह से जोड़ता है, अटारी बॉर्डर पंजाब को लेह से जोड़ता है, अटारी को ये लेह से जोड़ता है। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, अटारी लेह की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्वी क्रम बनेगा, ठीक है, विषम संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ये पूछे नहीं जाने हैं, NH3 नहीं पूछे जाने हैं, लेकिन सिर्फ आपके दिमाग में बैठ जाए, जो डाउट था वो क्लियर हो जाए, इसलिए यहाँ तक की चर्चा की गई है, ठीक है। इसके बाद आता है NH19। NH19 महत्वपूर्ण है, ठीक है, NH19 किस तरफ होगा, ये NH19 है, विषम संख्या है तो विस्तार क्या होगा इसका, पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। अब NH19 है तो इसमें आप देखेंगे कि पहले इसका जो नाम था उसका नाम था NH2, पहले इसका नाम था NH2, क्या नाम था, NH2 क्या था पहले, नेशनल हाईवे, हाँ ठीक है, नेशनल हाईवे तो है ही NH2, लेकिन किन 2 स्थानों को जोड़ता था NH2, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता था, जिसको आप बोलते थे ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड जिसकी आप बात करते थे वो था NH2। अब उसका नाम रख दिया गया है NH19। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया। कैसे, पहला भाग इसका है दिल्ली से आगरा तक, ठीक है, दिल्ली से आगरा तक पहला भाग है, पहला खंड इसका है दिल्ली से आगरा। और जब हम दिल्ली से आगरा की बात कर रहे हैं, दिल्ली से आगरा की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे दिल्ली से आगरा किस में आएगा,
जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है उसके अंतर्गत आएगा। मतलब दिल्ली से आगरा का जो रूट है वह NH44 के अंतर्गत आता है। तो यहां से यहां तक का तो ये आ गया NH44 के अंतर्गत, ठीक है। दो भागों में इसको बांट दिया गया है, ये आ गया NH44 के अंतर्गत। फिर इसके बाद आगरा से जो कोलकाता है, अगला खंड जो बनाया इन्होंने, ये बना दिया आगरा से कोलकाता, और आगरा से जो कोलकाता है इसका इन्होंने नाम रखा है NH19, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये आप नहीं कह सकते कि NH44 का मतलब दिल्ली से आगरा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो NH44 गया है उसी खंड में ये पड़ जाता है, इसलिए क्योंकि अभी इन्होंने क्या कर दिया, उत्तर दिशा पूर्व पश्चिम में बदलाव कर दिया। यदि नहीं बदलते तो इनका जो सिद्धांत था, जो इन्होंने बनाया था, वो गलत हो जाता। तो इस आधार से इस भाग को इन्होंने रख दिया, दिल्ली से आगरा को NH44 के अंतर्गत और आगरा से कोलकाता NH19 के अंतर्गत, क्योंकि इसमें देख रहे होंगे एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है। यदि हम एक ही नंबर दिए होते तो जो इन्होंने बनाया था वो सिद्धांत गलत हो जाता। तो इसीलिए इन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया। मतलब ये समझाने के लिए सिर्फ था, जो पहले NH2 था जिसको आप ग्रांड ट्रंक रोड कहते थे, उसका नाम अब बदल दिया गया, उसका नाम हो गया है NH19, ठीक है। इतनी जानकारी पर्याप्त है। और आप जानते हैं NH14 भारत का 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, ठीक है। वर्तमान समय में NH44 आपको याद रखना है। ये किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को जोड़ता है कन्याकुमारी तक, ठीक है। अभी जो लद्दाख के सांसद हैं उनके द्वारा मांग की गई है कि जो NH44 है, आज ही मांग की गई है, उनके ट्विटर अकाउंट पे आप जाएंगे देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने कहा है कि अब इसको ये ना कहा जाए कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, बल्कि अब यह कहा जाए कि ये लद्दाख को कन्याकुमारी से जोड़ता है, क्योंकि लद्दाख भी भारत का हिस्सा है। तो इसको अब बोला जाए कि ये लद्दाख को कन्याकुमारी से जोड़ता है, कश्मीर से ना बोला जाए, क्योंकि कश्मीर घाटी पहले पड़ती है, लद्दाख का क्षेत्र उसके बाद में पड़ता है। तो ये जानकारी आपको होगी, और निश्चित रूप से यदि आपने इतना कर लिया होगा तो अब राजमार्ग से संबंधित समस्या नहीं होगी। अब एक और देख लेते हैं, NH27, ये याद रखना है आपको। NH19 आपको याद रखना है, NH27 भी याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि NH27 है तो किस दिशा में होगा? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो ये जोड़ता है पोरबंदर को सिलचर से। किसको जोड़ता है? पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। भारत का दूसरा सबसे लंबा है वर्तमान समय में, पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। असम से गुजरात को कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भारत का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग वर्तमान समय में NH27, और इसी को आप बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसी को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नाम दिया जाता है, और इसकी जो कुल लंबाई है यदि आप नोट करना चाहें 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर। NH44 की लंबाई कितनी है? 3715 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, ठीक है। 3715 किलोमीटर जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, और जो दूसरा सबसे लंबा है उसकी लंबाई है 3500 किलोमीटर। ये आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है कि यदि राजमार्ग इस तरह से बने हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे ये जो भारत का सबसे उत्तर से दक्षिण में सबसे लंबा है, जो पूर्व से पश्चिम में लंबा है। मतलब जो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ रहा है और जो कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ रहा है, कहीं तो आपस में क्रॉस करते होंगे। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? कहीं तो क्रॉस करते होंगे किसी ना किसी राज्य में। तो किस राज्य में ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं? झांसी में करते हैं, याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के झांसी में करते हैं। ये याद रखना है कि आपस में एक दूसरे को जो समकोण पे काटते हैं, ये झांसी में काटते हैं। यह स्थान आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो लेह जाने का जो नया रास्ता बना है वो किससे होकर बना है? किस दर्रे से होकर बना है? जोजिला दर्रे से होकर बना है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेशनल हाईवे में अब कोई दिक्कत? आप लोग भी बता दीजिए जो देख रहे हैं ऑनलाइन, नेशनल हाईवे में कोई दिक्कत? अब तो क्लियर है ना नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे क्लियर है? बहुत सारे हैं, यदि आप पीडीएफ चाहेंगे हम दे देंगे, आप स्वयं से कर लीजिएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। नेशनल हाईवे की जो पीडीएफ है आप खुद से भी जाएंगे, NHAI की वेबसाइट पे चले जाएंगे, राजमार्ग से संबंधित पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पूरा डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए जितना पढ़ना, लेकिन वो आपके काम का नहीं है क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम रेलवे जोन की। एक बार आपको दिखा देता हूं। ये आपके प्रमुख राजमार्ग हैं। देखिए मैंने आपको 1A बताया था, 1A 1B अभी आपको मैंने बताया था, ठीक। आपको मैंने बताया कि जो अभी नेशनल हाईवे 01 है, पहले ये 1A 1B हुआ करता था। ये मैप पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1A आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे B था, ठीक है। तो ये इनको जोड़ता था, उरी को लद्दाख से जोड़ता था, ये आपका स्थान है। इसी के साथ साथ ये पुराने नंबर दिए हुए हैं, तो इसका हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब हमें नहीं होना चाहिए। अब जो था पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, उसकी यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में क्या नाम मैंने बताया अभी पोरबंदर को जो सिलचर से जोड़ता है, NH27। तो NH27 यदि हम देखें तो पोरबंदर की बात हो रही है, तो यही जो 8 वाला क्रम है, तो क्या चीज, ये जो 8 वाला क्रम है यही है आपका, यही आपको जोड़ता है सिलचर से, ठीक है। ये जो 8 वाला क्रम था यही स्टार्ट होके आपके सिलचर को जोड़ता था, 8 नंबर वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सब से मतलब नहीं है, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि नए बदलाव क्या हुए हैं और नए बदलाव को हम किस तरह से याद रख सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो पहले समस्या थी कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। अब आज के समय में 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 ये समस्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आसानी से सरकार ने कर दिया है और आसानी से सुलभता के लिए किया है। यदि हमें ये ना पता होता, यदि ये क्रम हमें ना पता होता तो हमें भी लगता कि बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब आप पीडीएफ खोलोगे ना तो आप खोजोगे कि जो पुराने क्रम थे वो बदल दिए गए। मतलब एक साथ जैसे आपने NH44 पढ़ा तो इसमें 3 से 4 हाईवे को बदलकर NH44 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेलवे जोन और मुख्यालय। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? लास्ट कौन सा है, सबसे अंतिम रेलवे जोन कौन सा बना था भारत में? सबसे लास्ट, सबसे नवीनतम जो रेलवे जोन बना है वो कौन? क्योंकि भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, ठीक है। तो सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तट रेलवे उसका नाम दिया गया है और उसका जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है, ठीक है। तो अब रेलवे के कितने जोन हैं एक एक करके हम सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं जो भी इस मैप में दी हुई हैं। जैसे सबसे पहले रेल कोच फैक्ट्री एक आपको देखने को मिलती है कपूरथला में। डीजल इंजन का कारखाना भी यहाँ पे देखने को मिलता है, मरम्मत होती है, ठीक है, बनता नहीं है। इसके बाद यदि हम देखें तो आप आगे बढ़ेंगे तो कोच फैक्ट्री एक आपको देखने को मिलेगी हरियाणा में। हरियाणा के साथ साथ यदि हम देखें तो दिल्ली जो है उत्तर रेलवे का जो है मुख्यालय है, ठीक है, नई दिल्ली, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में यदि हम देखें तो जो मेमो चलती है, मेमो का जो कारखाना है वो भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलता है। और पश्चिम रेलवे जो आपका उत्तर पश्चिम रेलवे है उसका जो मुख्यालय है वो जयपुर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो DLW वाराणसी, जिसको बोलते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी, वो आपको देखने को मिलता है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में देखने को मिलती है। पूर्वोत्तर रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है और उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपके प्रयागराज में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर पड़ते हैं, एक है पूर्वोत्तर रेलवे, एक है आपका उत्तर मध्य रेलवे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में आप देखेंगे पूर्व मध्य रेलवे जो है उसका मुख्यालय आपको हाजीपुर में देखने को मिलेगा। BLW नहीं सर, DLW, डीजल रेल इंजन कारखाना, ठीक है, बिहार में देखने को मिलेगा। पहिया कारखाना बिहार के छपरा में है। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में है। रेल इंजन कारखाना मढ़ौदा में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया है, हाँ, मधेपुरा द्वारा बनाया गया है। इससे पहले जो था 8500 हॉर्स पावर का था वो बनाया था DLW ने, ठीक है, DLW ने बनाया था। 5500 हॉर्स पावर का DLW ने बनाया था 2015 में, ठीक है, 2015 में सबसे पहले। अभी जैसे आप देखते होंगे गाड़ियों पे, रेलगाड़ियों पे देखते होंगे क्या लिखा रहता है, जहाँ पे नंबर इनके लिखे होते हैं, हॉर्स पावर जहाँ पे लिखे होते हैं, क्या चीज़ लिखा होता है? WDM ऐसे लिखा रहता होगा, WDP लिखा रहता होगा, लिखा रहता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे लिखा है WDP, आप देखेंगे रेलगाड़ियों में तो आप देखने को मिल जाएगा। ये तो नहीं है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। P फॉर लिखा है, P फॉर लिखा है, P फॉर मतलब पैसेंजर। जो रेल इंजन बना है वो पैसेंजर ट्रेनों के लिए बना है। और जैसे उसमें लिखा रहता है 33, 34, 00, तो उसकी जो क्षमता होती है वो साथ साथ उसमें लिखा रहता है।
डी लिखा है तो मतलब डीजल इंजन है और उसकी क्षमता दी रखी है, पैसेंजर के लिए है कि गुड्स ट्रेन के लिए है। कहीं आपको देखने को मिलेगा WDG, कहीं आपको देखने को मिलेगा WDP। प्रत्येक ट्रेन में आप गूगल भी सर्च कर लेंगे किसी ट्रेन का इंजन, तो वहाँ पे आपको WDG WDP देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ब्रॉड डीजल इंजन यदि है, डीजल पैसेंजर इंजन है तो P लिखा रहेगा, मालवाहक इंजन है तो वहाँ पे आपको G लिखा हुआ देखने को। कितनी क्षमता होगी, ये कितना खाते होंगे डीजल? क्या चीज़? डीजल डीजल वाले स्टार्टिंग में कहा जाता है कि 25 से 30 लीटर एक बार जब स्टार्ट होता है रेलवे इंजन, तभी आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशनों पे रेल इंजन खड़े होते हैं लेकिन बंद हम नहीं करते हैं। यदि हमें 1 घंटे बाद आवश्यकता है, 2 घंटे बाद आवश्यकता है तो हम बंद नहीं करते हैं, उनको चलने देते हैं, स्टार्ट अवस्था में ही रहते हैं वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात डीजल की खपत होगी और स्टार्ट होने के तुरंत बाद वो चल नहीं सकते, उनको 30 से 40 मिनट का समय चाहिए होता है जिसके बाद उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें असम, तो असम में देखने को मिलेगा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे देखने को मिलेगा, गुवाहाटी में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में यदि हम देखें तो चित्तरंजन लोकोमोटिवर्स महत्वपूर्ण है, बिजली के जो इंजन हैं आपके चित्तरंजन में बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पे कोलकाता में पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, वो कोलकाता मेट्रो रेलवे जो है आपका, उसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम उड़ीसा में आते हैं तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में देखने को मिलता है। बिलासपुर में यदि हम जाते हैं छत्तीसगढ़ के, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपको बिलासपुर में देखने को मिलता है। सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो दक्षिण मध्य रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में देखने को मिलता है। जो नवीनतम बना है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है, दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो आप देखोगे तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में देखने को मिलता है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बू में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये रेलवे जोन और उनके मुख्यालय के नाम दिए हुए हैं। इसके बाद आपका आता है कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है दक्षिण पश्चिम रेलवे, हेडक्वार्टर जो है हुबली में है। और यदि हम बात करें महाराष्ट्र में 2 रेलवे जोन आपको देखने को मिल रहे हैं, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है चर्च गेट मुंबई, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई सेंट्रल। तो आपसे क्या प्रश्न बन सकता है? एक प्रश्न तो यह बन सकता है कि भारत में कितने प्रदेश ऐसे हैं जहां पे 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो आपने अभी मैप देखा तो आपको कितने प्रदेश ऐसे दिखे जहां पे 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? यूपी, महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश। सर उड़ीसा बता रहे हैं, बताएं सर विशाखापट्टनम किस राज्य में पड़ता है? उसमें तो विशाखापट्टनम वाली बात हुई ही नहीं, उसमें 18वें रेलवे जोन को लिखा ही नहीं गया सर। ठीक है, तो स्थान जो कुछ प्रमुख है वो पता होना चाहिए। 2 रेलवे जोन कहाँ कहाँ है? पहला हो गया आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 रेलवे जोन देखने को मिल रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो इसमें और कुछ नहीं महत्वपूर्ण है रेलवे। और एक और आपको याद रखना है, ये रेल कोच फैक्ट्री थी जिसने 40 लाखवां पहिया बनाया है, वो आपको पता होना चाहिए, इसमें उसकी चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, 40 लाखवां पहिया उसने तैयार किया है, वो आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में। उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं किया गया है इस मैप में, उसका नाम आप नोट कर लीजिएगा, उसका नाम ही है रेल व्हील फैक्ट्री। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में है जिसने 40 लाखवां पहिया तैयार किया है। ठीक है, 40 लाखवां पहिया उन्होंने बनाकर तैयार किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस रेलवे जोन ने तैयार किया। ठीक है, रेल व्हील फैक्ट्री ये आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में, और इसने 40 लाखवां पहिया तैयार किया है। ठीक है, इसके बाद बात आती है, ये हमारे हो गए रेल मार्ग। इसके बाद बात आती है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में यदि हम देखें, क्योंकि ऐसे नाम देके तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, नाम सबको पता है। ठीक है, हवाई अड्डों का नाम सबको पता है, लगभग याद है। कुछ ऐसे हवाई अड्डे हैं जो इन दिनों चर्चा में थे, जैसे उत्तर प्रदेश का एक हवाई अड्डा था जिसको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिए जाने वाला क्षेत्रीय हवाई अड्डा था, उसका नाम क्या है दोनों पता होना चाहिए। जो यूपी का है ये था आपका कुशीनगर एयरपोर्ट। ठीक है, इसमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मैप है और इसमें कुशीनगर शामिल नहीं है, क्योंकि वो पहले सिर्फ और सिर्फ देसी उड़ानों के लिए, अंतर्राज्यीय उड़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो कुशीनगर हवाई अड्डा जो है ये नया
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, नया नहीं बना है, आप कह लीजिए कि अपग्रेड किया गया है। इसी के साथ साथ आपको इंदौर में देखने को मिलता है जिसका नाम था देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो जो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा था उसको भी अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है, और जो पहली उड़ान यहां से थी वो यूएई गल्फ देशों के लिए गई हुई थी। ठीक है, तो 2 हवाई अड्डे याद रखने हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया, और लेटेस्ट जो सबसे है वो आपका है कुशीनगर एयरपोर्ट जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। ये 4 आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, तो ये आप नाम से देख लीजिएगा कौन सा कहाँ है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं से आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण है ये आपका अंतर्देशीय जल परिवहन। ठीक है, अंतर्देशीय जो जल परिवहन है ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सबसे पहले तो इसको देख लीजिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लगातार भारत सरकार का जो प्रयास है वो अंतर्राज्यीय जल मार्गों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है, और इससे संदर्भित कई सारे इंप्लीमेंट भी हुए हैं, विदेशों से हमने समझौते भी किया है। अभी हाल ही में हमने एक तेल कंपनी और गैस कंपनी के साथ समझौता किया है। उसका कहना था कि भारत के जो ये जल मार्ग हैं इनके उपयोग के माध्यम से वो बांग्लादेश और अन्य राज्यों में, अन्य देशों की तरफ जो अपना व्यापार है उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जल मार्ग जो है सबसे सस्ता होता है, और जो विशेषकर तेल का आयात निर्यात है वो जल मार्ग से ही 100% किया जाता है। अब इसमें यदि हम देखें तो क्या याद रखना है? सबसे पहले हमें नेशनल वाटरवेज 1 याद रखना है, NW1। NW1 किसको जोड़ता है? उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, या आप कह लीजिए प्रयागराज को जोड़ता है, हल्दिया से जोड़ता है। ठीक है, तो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ने वाला ये जो आपका जल मार्ग है इसको NW1 कहा जाता है। किन किन राज्यों से होकर गुजरता है वो राज्य भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश हो गया। ये आपका कौन सा राज्य है? बिहार हो गया। ये आपका कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल हो गया, और बीच में उड़ीसा से भी ये होके जा रहा है। ठीक है, सॉरी, झारखंड से होके जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, ये चारों राज्य आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है NW2। NW2 असम में ही फैला है। ठीक है, NW2 असम में ही फैला है, सादिया को धुबरी से जोड़ता है। ये दोनों स्थान ये आपको पता होना चाहिए, NW2। ठीक है, NW2 आपको पता होना चाहिए, सादिया से धुबरी को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपको NW3 याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि NW1 और NW2 किन स्थानों को जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, ये गंगा नदी पर है और ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद आता है NW3। NW3 जो आपको देखने को मिलता है ये आपको केरल में देखने को मिलता है। संबंधित राज्य याद रख लीजिए, सिर्फ केरल, स्थान नहीं भी याद रखते हैं कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सिर्फ राज्य याद होना चाहिए, क्योंकि एक ही राज्य में विस्तारित है तो असम राज्य में फैला है। NW4 की बात करें तो आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, या आप कह लीजिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन 2 राज्यों में आपको देखने को मिलता है। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है NW1, NW2, ये आपको याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण आपके जल मार्ग होते हैं। ठीक है, अब यदि हम आपसे पूछ लें कि वर्तमान समय में नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी के प्रमुख कौन है, तो शायद आप जवाब दे पाएंगे, बड़ी खुशी होगी। बताएं सर। मैंने पूछा, मंत्री मैंने नहीं पूछा, एक संस्था है, जैसे NHAI एक संस्था है, कोई तो उसका चेयरपर्सन होगा। हम यहाँ से मंत्री नहीं पूछे, मंत्रालय तो हमने पूछा नहीं, हमने पूछा कि नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी जो है उसके प्रमुख कौन है। मनसुख मंडाविया, ये तो सर मंत्री होंगे सर। ये तो जहाज रानी जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, ये तो मंत्री होंगे सर। सर नाम याद होना चाहिए, क्योंकि क्या है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं ये डायरेक्ट पूछा जाए मंत्री कौन है या चेयरपर्सन कौन है, कथन डाल के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन सब के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात आती है भारत के प्रमुख बंदरगाह। वर्तमान समय में भारत में कितने बंदरगाह हैं? कितने ऑपरेशनल कितने बंदरगाह हैं? आधिकारिक रूप से भारत सरकार की वेबसाइट पर जाएंगे तो कितने बंदरगाह आपको देखने को मिलते हैं? 13 बंदरगाह आपको देखने को मिलते हैं आधिकारिक रूप से, जिनमें यदि हम देखें तो कोलकाता बंदरगाह का क्या नाम है? मैम बस 5 मिनट और। ठीक है, तो कोलकाता बंदरगाह आपको पता होना चाहिए। कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या? 13 बंदरगाह हैं, जी है। सबसे लास्ट में कौन सा बना है? सबसे लास्ट में बधावन पोर्ट की बात हुई है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इसमें से कुछ नाम है जो टिपिकल हैं, जो पूछे जाते हैं। ठीक है,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे कुछ। सबसे पहले आपका आता है कोलकाता। कोलकाता जो बंदरगाह है इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये आपको पता होना चाहिए। एक बंदरगाह पूछा जाता है B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह। B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह। और एक तीसरा आपको देखने को मिलेगा यहीं पे गुजरात में दीनदयाल पोर्ट, जिसको आप देखते हैं कांडला पोर्ट, तो दीनदयाल पोर्ट के नाम से आपको देखने को मिलेगा कांडला पोर्ट। इसका नाम हो गया है दीनदयाल पोर्ट के नाम पे। और एक और महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में, जिसको बोलते हैं कामराजार पोर्ट। ये नाम बदले गए इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूं, कामराजार पोर्ट। और कामराजार पोर्ट जिसको कहते हैं वो एन्नौर पोर्ट को कहते हैं। इसका पुराना नाम था एन्नौर पोर्ट, जिसको आप कामराजार पोर्ट कहते हैं। तो जो प्रमुख नाम है जैसे B.O. चिदम्बरनार, कामराजार पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, और जो आपका गुजरात का कांडला का है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, तो ये जो कुछ नाम है ये आपको पता होना चाहिए। बधावन पोर्ट सबसे लास्ट है जो महाराष्ट्र में बना है। ठीक है, तो इन हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जी महत्वपूर्ण है, ये आपका आ गया, महाराष्ट्र से संदर्भित है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो रेलवे जोन हो गया। 2 टॉपिक और बचे हैं, खत्म हो जाएंगे 5 मिनट में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। भारत की कुल जनसंख्या से संदर्भित है। ठीक है, सेंसस से संबंधित है, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न क्या बन सकता है कि कुल जनसंख्या, ये मैप दिया हुआ है, मैप आप देख लीजिएगा, इसमें अच्छे से दिया हुआ है कि कहाँ पे कितने जनसंख्या का प्रतिशत है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। मैप में देख लीजिएगा, जो सारणी है वो मैं बनवा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैप में दी हुई हैं। 3 से 4 मैप दिए गए हैं और सारे फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इन फैक्टों के आधार पर जो मैं नोट कराऊंगा वो स्वयं से जाकर देख लीजिएगा। अब इसके लिए ये शिकायत मत करिएगा कि दिखाया नहीं गया। ठीक है, क्योंकि टॉपिक है खत्म हो जाए, इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो बनते नहीं हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है कुल जनसंख्या में राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा कितना है। कुल जनसंख्या में जो हमारी कुल जनसंख्या है, इसमें जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, इनका क्रम क्या है। तो जो भारत की कुल जनसंख्या है, आप जानते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एक प्रकार से देखें योगदान देने वाला राज्य है वो कौन सा है। भारत की कुल जनसंख्या में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कितनी जनसंख्या? पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश 16.51%। भारत की कुल जनसंख्या में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 16.51% का योगदान देता है। दूसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितना योगदान देता है? महाराष्ट्र 9.28% योगदान देता है। ठीक है, तीसरा यदि हम देखें तो तीसरा कौन सा होना चाहिए? बिहार कितना योगदान देता है? हाँ जी, देखो याद है 8.60%। ठीक है, इसके बाद चौथा कौन सा होगा सर, जहां पे इस समय चल रहा है सब कुछ? वेस्ट बंगाल। सब कुछ पूरा समाचार पत्र आप देखते होंगे इस समय, प्रत्येक समाचार पत्र का पहला पेज, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपको देखने को मिलती है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल 7.54%। ठीक है, पूरे भारत में कोरोना का प्रसार हो रहा है फिर से एक बार, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं। इनके क्रम आपको पता होने चाहिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में योगदान देने वाले राज्य हैं। अब इसके बाद आती है साक्षरता दर, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़। यदि यूटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान दिल्ली देता है, ये आपको पता। साक्षरता की बात करते हैं, साक्षरता की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे देखने को मिलती है ओवरऑल? अभी फिलहाल तो वैसे जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केरल है। तो वही हमें देखना है ना सर, आधिकारिक रूप से तो वही है। तो करंट क्वेश्चन वो देखा है कि वो अरुणाचल प्रदेश सर बढ़ रहा है, लेकिन हम क्या मानेंगे? छोड़ दिया पीछे केरल। हम केरल को छोड़ दिया पीछे, ठीक है, लेकिन हम क्या मानेंगे अभी आधिकारिक रूप से? जो हमें तो वही मानना है ना कि जो हमारे पास लेटेस्ट आंकड़ा है हम उसी को मानेंगे। तो उसके आधार पर ओवरऑल साक्षरता जो दर है वो केरल में सबसे ज़्यादा है। केरल में कितने प्रतिशत साक्षरता दर थी? 94%। ठीक है, 94% साक्षरता दर केरल में थी। दूसरे स्थान पे आपका राज्य है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में साक्षरता जो दर है वो 91.3% थी। ठीक है, तीसरे स्थान पे जो आपका राज्य आता है वो है आपका गोवा।
गोवा आपका है 88.7%। और गोवा के बाद जो चौथा आपका राज्य है वो त्रिपुरा 87.2%। ये मैप में दिया हुआ है, मैप में आप खोज के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 4 राज्य आपको पता होना चाहिए कि साक्षरता दर किनकी सबसे ज़्यादा है, किनकी सबसे कम है। अब इसमें यदि हम देखते हैं तो न्यूनतम साक्षरता किसकी है, इस आंकड़े के अनुसार यदि हम देखें तो न्यूनतम साक्षरता किसकी है, किस राज्य की है, बिहार की है। बिहार की न्यूनतम साक्षरता है 61.4%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश 65.5 उस आंकड़े के अनुसार, ठीक है। और अभी हमें उसी को लेकर चलना है। इसके बाद महत्वपूर्ण खंड आपका आता है जनघनत्व। जनघनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा दिल्ली की हम बात अभी अलग से करेंगे, वो तो यूटी हो गया। राज्यों में बताएं, बिहार। राज्यों में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे देखने को मिलता है, बिहार में देखने को मिलता है 1106, ठीक है। बिहार के बाद दूसरा कौन सा राज्य होगा जहां पे जन घनत्व सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा, कौन सा राज्य होगा जिसका सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 1028, ठीक है। तीसरे स्थान पे आपका आता है यूपी 829, ठीक है। यदि हम यूटी की बात करें तो यूटी में ओवरऑल यदि हम बात करें राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तो दिल्ली नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि दिल्ली में यदि हम देखें 11,320, ये याद रखना यूटी। तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे आपका आएगा दिल्ली। यदि हम सिर्फ राज्यों की बात करते हैं तो बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये क्रम आपका रहेगा। सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम यूटी में सबसे कम कहाँ पे है, दादर नागर हवेली है जहाँ पे सबसे कम है, लेकिन अब तो 1 हो गया है तो आंकड़ा जो नया आएगा वो बदलेगा। इसके बाद बात आती है लिंगानुपात की, ठीक है। ये फैक्ट है, उसमें भी दिए हुए हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं। 2 चीज़ें और बची हुई हैं। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है या सबसे कम कहाँ पे, लिंगानुपात केरल में जो है 1084 है, ठीक है। ये आपका है केरल में। दूसरे स्थान पे कौन सा है, दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु 996, ठीक है। तो एक आप याद रखिए पर्याप्त है, केरल। दूसरे स्थान पे है आपका तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश 993, ठीक है। तो केरल याद रखिए, बस एक याद रखना पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, बहुत बवाल हुआ था इस पे, कहाँ पर है, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा। तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में है 829, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम हरियाणा में है। इसके बाद यदि हम बात करें दशकीय वृद्धि की, कि दशकीय वृद्धि पिछले 1 दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई, तो वो राज्य कौन सा है, ऊपर ही है पूर्वोत्तर राज्य, कोई 27 कुछ हुई है, हाँ 27.95% है दशकीय वृद्धि। ये राज्य आपका है मेघालय, ठीक है। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि जो है ये मेघालय में देखने को मिली है, लगभग 27.85%, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पर आपका आता है बिहार, ठीक है। तो कहीं कहीं बिहार आगे है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अंडमान में सर कितने, 618, क्या चीज़, अंडमान का नहीं पता मुझे, मैंने 4 नोट करके मैं लाया था। जम्मू कश्मीर है 23.5%। चौथे स्थान पे आपका आता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 3 से 4 आपको पते ही होने चाहिए जो जानकारी आपको दी गई। तो आपका जो लगभग आज आपका ज़्यादातर जो पाठ्यक्रम था वो आपका समाप्त हुआ है मेरे अनुसार से। अब आपका जो बचा है वो कृषि बचा है, कृषि पूरा बचा है। और कृषि के साथ साथ जो आपका बचा है वो आपके ऊर्जा मतलब संसाधन बचे हैं, खनिज संसाधन आपके बचे हुए हैं। तो खनिज संसाधनों के साथ साथ कृषि, फसलें, और इसके साथ साथ आप यदि समय रहता है तो जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में थे वर्ष भर में, उनकी भी चर्चा कर ली जाएगी, क्योंकि राघवेंद्र सर ने बोला था कि वो स्वयं से कराएंगे इसको, तो वो स्वयं से कराएंगे ओवरऑल पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन जो समसामयिक संदर्भों में है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। यदि संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छा, नहीं संतुष्ट हैं तो कमी अवश्य बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।